उन्हें व्लादिमीर पुतिन का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में डाल देना चाहिए। लेकिन किस लिए, ये सोचने वाली बात है। शायद किसी एक सैन्य संघर्ष में सबसे ज्यादा बेवकूफी भरे फैसले लेने के लिए। इसमें तो वो सबसे आगे होंगे। क्या युद्ध शुरू करने के लिए सबसे ज्यादा बहाने बनाने का रिकॉर्ड जिनमें से कोई भी समझ में नहीं आता, ये तो पक्का है। फिर भी अगर हमें सिर्फ एक रिकॉर्ड चुनना हो जो पुतिन को अमर कर दे और उन्हें उनकी सही विरासत दे, तो वो यही होगा। सबसे ज्यादा रूसी सैनिकों की बलि देना एक पागलपन भरे युद्ध के लिए जिसका कोई असली मकसद नहीं है। ये तो बिल्कुल सही बैठता है। आंकड़े बहुत ही भयानक हैं और तर्क तो पूरी तरह पागलपन भरे हैं। और सबसे बुरी बात यह है कि ये आंकड़ा तब तक बढ़ता ही रहेगा जब तक पुतिन का यूक्रेन के खिलाफ जुनूनी अभियान खत्म नहीं हो जाता। हम आपको सबसे अहम आंकड़ा सबसे पहले बताएंगे। 13 अगस्त तक रूस ने 14,62,970 सैनिकों को मौत, चोट या बंदी बनने के कारण खो दिया है। ये जानकारी यूक्रेन के वित्त मंत्रालय के अनुसार है, जिसने पुतिन की पागलपन भरी यूक्रेन पर कब्जा करने की इच्छा के चलते रूस को हुए असली नुकसान का खुलासा किया है। जल्द ही रूस उस मुकाम पर पहुंच जाएगा जहां उसे 15 लाख हताहतों का सामना करना पड़ेगा, जो किसी एक देश के लिए एक चौंका देने वाला आंकड़ा है। ऐसा आंकड़ा द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी आतंक को हराने में सोवियत संघ की भूमिका के बाद से किसी संघर्ष में नहीं देखा गया है। कम से कम उस समय रूस ने जो भारी नुकसान झेला था, उसका एक उद्देश्य था, हिटलर को रोकना जरूरी था और रूस ने उसमें वीरतापूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन यूक्रेन युद्ध किसी हत्यारे विचारधारावादी को रोकने के लिए नहीं है, यह तो उसकी सेवा करने के लिए है। यूक्रेन में रूस का युद्ध पुतिन के विकृत ऐतिहासिक दृष्टिकोण को संतुष्ट करने के अलावा और कोई उद्देश्य नहीं रखता, क्योंकि वह इतिहास में अपनी विरासत को अब तक के सबसे महत्वपूर्ण रूसी नेताओं में से एक के रूप में दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं। वो निश्चित रूप से इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में दर्ज होंगे, बस उस तरह नहीं जैसा वो चाहते हैं। हम सिर्फ कुछ ही दिन दूर है जब रूस एक और मील का पत्थर छू लेगा, जो पुतिन का वह रिकॉर्ड पक्का कर देगा जिसमें सबसे ज्यादा रूसी सैनिकों को एक पागलपन भरे बिना किसी असली मकसद वाले युद्ध में बलिदान किया गया। कितने दिन? थोड़ा सा साधारण गणित हमें इसका जवाब दे देगा। 13 अगस्त की जो संख्या हमने अभी साझा की, उसके अनुसार रूस यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में 15 लाख सैनिकों को खोने से सिर्फ 37,000 सैनिक दूर है। अब हमें रोजाना के हताहतों की संख्या चाहिए। इसके लिए चलिए रूस के जुलाई के आंकड़ों का इस्तेमाल करते हैं। यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं के जनरल स्टाफ के अनुसार रूस को जुलाई में 42,860 हताहतों का सामना करना पड़ा, जो 2026 की शुरुआत से अब तक की सबसे अधिक मासिक संख्या है। इसे जुलाई के 31 दिनों से विभाजित करें तो आपको रोजाना लगभग 1,382 सैनिकों के हताहत होने की संख्या मिलती है। इसके बाद गणना आसान है। 37,030 को 1,382 से विभाजित करें तो हमें लगभग 27 दिन मिलते हैं। इससे पहले कि रूस 1.5 मिलियन के आंकड़े तक पहुंच जाए, सटीक रूप से 26.8 दिन। इसका मतलब है कि रूस संभवतः सितंबर के पहले हफ्ते के बाद ही 1.5 मिलियन हताहतों की संख्या तक पहुंच जाएगा, जो कि दुनिया की सबसे मजबूत सैन्य शक्तियों में से एक के लिए एक और अपमानजनक क्षण होगा। अब हमारे पास विचार करने के लिए कुछ वैकल्पिक आंकड़े भी हैं। जिन आंकड़ों का हमने उपयोग किया है वे यूक्रेन से आए हैं और सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज या CSIS भी लगभग इन्हीं से सहमत है। हालांकि अन्य स्रोत सहमत नहीं है, लेकिन उनके आंकड़ों के साथ कई सीमाएं जुड़ी हुई हैं। उदाहरण के लिए यूके की GCHQ जासूसी एजेंसी ने मई में अनुमान लगाया था कि लगभग 5 लाख रूसी सैनिक युद्ध में मारे गए हैं। हम इसकी सीमा तुरंत देख सकते हैं। यह आंकड़ा केवल उन सैनिकों को शामिल करता है जो मारे गए हैं और इसमें घायल या पकड़े गए सैनिकों की गिनती नहीं है। यह बिल्कुल भी असंभव नहीं है कि अगर GCHQ सभी हताहतों को शामिल करता तो वो यूक्रेन के आंकड़े के करीब कोई संख्या पेश करता। दरअसल यही CSIS ने किया था। यह दावा करता है कि रूस को लगभग 4,50,000 युद्ध क्षेत्र में मौतों का सामना करना पड़ा है, लेकिन घायल और पकड़े गए सैनिकों को जोड़कर उसने अपनी खुद की अनुमानित संख्या लगभग 14 लाख तक पहुंचा दी है। मीडिया जोन BBC रूस सेवा के साथ मिलकर एक काफी कम अनुमान पेश करता है। यह कहता है कि पुतिन द्वारा अपने आक्रमण की शुरुआत करने के बाद से 2,36,066 रूसी सैनिक मारे गए हैं। फिर से यहाँ कुल हताहतों की बजाय केवल मारे गए लोगों की संख्या दी गई है, लेकिन इस खास आंकड़े के साथ एक और बात भी ध्यान देने लायक है। इन सभी 2,36,066 मौतों की पुष्टि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध स्रोतों जैसे शोक संदेश, मीडिया रिपोर्ट्स और मृतकों के रिश्तेदारों द्वारा किए गए सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से की गई है। इसका मतलब है कि मीडिया के अपने आंकड़ों में वे लोग शामिल नहीं हैं जिन्हें रूस ने लापता बताया है, जबकि वे असल में मारे जा चुके हैं। साथ ही ऐसे कई सैनिक होंगे जिनकी मौत बिना किसी चर्चा के हो गई और जिन पर किसी का ध्यान नहीं गया। इन सभी तथ्यों को देखते हुए लगभग 15 लाख का आंकड़ा पूरी तरह से विश्वसनीय लगता है।
रूस बहुत ही तेजी से अपने सैनिक हो रहा है और समय के साथ यह स्थिति और भी खराब होती जा रही है। सिर्फ रूस और यूक्रेन के बीच हताहतों के अनुपात को एक उदाहरण के तौर पर देख लीजिए। 2 जुलाई की स्टार्स एंड स्ट्राइप्स रिपोर्ट के अनुसार युद्ध के अधिकांश समय में रूस और यूक्रेन के बीच हताहतों का अनुपात 2 रूसी सैनिकों के मुकाबले 1 यूक्रेनी का रहा है और कभी कभी यह बढ़कर 3 रूसी सैनिकों के मुकाबले 1 यूक्रेनी तक पहुंच जाता है। अब ऐसा नहीं है, अब तो हालात बिल्कुल बदल गए हैं। जैसे जैसे रूस के अधिक अनुभवी सैनिकों के मारे जाने के बाद उनकी जगह अनुभवहीन तोप का चारा भेजा जा रहा है, रूस की हानि यूक्रेन की तुलना में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब हर एक यूक्रेनी सैनिक के मुकाबले रूस के 8 सैनिक मारे जा रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि रूस के लिए हालात इतने खराब कैसे हो गए। यूक्रेन के ड्रोन के बढ़ते इस्तेमाल की ओर इशारा करना आसान होगा, जो अब ज्यादा से ज्यादा सैनिकों को फ्रंट लाइन से दूर रखने में मदद कर रहे हैं और बस यही वजह मान लेना काफी होगा। और सच में यूक्रेन के ड्रोन और रोबोट्स इस सब में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं। यूक्रेन द्वारा बनाए गए किल जोन में FPV और मिड रेंज स्ट्राइक ड्रोन की बाढ़ ने रूस के सैनिकों को फ्रंट लाइन के पास पहुंचने से पहले ही मार गिरा दिया है। इसके अलावा यूक्रेन अब फ्रंट लाइन मिशनों के लिए ग्राउंड रोबोट सिस्टम का भी ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है, जिससे वेस्ट पॉइंट के मॉडर्न वॉर इंस्टीट्यूट के अनुसार सैनिकों की हताहतों की संख्या में 30% तक की कमी आई है। हालांकि इन सब के बावजूद भी ये पूरी तरह से उस असमानता को नहीं समझा सकता जो अब सामने आ रही है। रूस सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ संख्या में सैनिक नहीं खो रहा है, रूस के ज्यादा सैनिक मारे जा रहे हैं जबकि यूक्रेन के कम, और इसके पीछे एक बड़ा कारण है। हम अभी बस एक पल में आपको इसका कारण बताएंगे। सबसे पहले आप मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर आप ऐसी ही जानकारी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू रखें। हम हर दिन ऐसे वीडियो लाते हैं। यह समझने के लिए कि रूस के लिए हालात इतने खराब कैसे हो गए, हमें फरवरी 2022 में वापस जाना होगा। पुतिन और उनके साथी जो होने वाला था उसकी योजना काफी समय से बना रहे थे, जबकि वे बाकी दुनिया से खुलकर झूठ बोल रहे थे। आखिरकार वह बड़ा दिन आ गया था। रूस हमला करने वाला था और योजना यह थी कि कुछ ही दिनों में यूक्रेन की रक्षा पंक्तियों को तोड़कर कीव तक पहुंचा जाए। इस योजना को सफल बनाने के लिए पुतिन रूस की सेना और वैगनर जैसे भारे के समूहों के चुनिंदा ऑपरेटिव्स को तैनात करने वाले थे। 24 फरवरी आ गई। रूसी सैनिकों ने सीमा पार कर ली और कुछ दिनों तक उन्होंने प्रगति की। यूक्रेन के दक्षिण और पूर्व के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया गया। रूस ने कीव के करीब भी इलाका अपने कब्जे में कर लिया। यूक्रेन की राजधानी से लगभग 30 किलोमीटर दूर तक पहुंच गया। फिर कुछ बदल गया। यूक्रेन की प्रतिरोधी सेनाएं संगठित हो गई और उन्होंने रूस को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। कुछ ही हफ्तों में रूसी सैनिकों को उन इलाकों से बाहर खदेड़ा जाने लगा जिन्हें उन्होंने कब्जा कर लिया था। कुछ और हफ्तों बाद पश्चिमी देशों का समर्थन आना शुरू हो गया। हजारों रूसी सैनिक मारे जा रहे थे और मोर्चे तय हो गए थे, जो उसके बाद के वर्षों में पुतिन की इच्छा के मुताबिक जितना बदलना चाहिए था उतना नहीं बदले। युद्ध के शुरुआती महीनों ने आगे आने वाली हर चीज की नींव रखी और ये सब उन विशेष ऑपरेटरों पर आकर टिकता है जिनका हमने जिक्र किया था। फरवरी 2022 में तेज जीत की तलाश में रूस ने अपने सबसे बेहतरीन पेशेवर सैनिकों को तैनात किया। ये अनुभवी और अधिक प्रतिभाशाली रूसी सैनिक ही युद्ध के शुरुआती हताहतों में शामिल थे। और जैसे जैसे हर असली सैनिक यूक्रेनी गोलियों या बाद में ड्रोन हमलों में मारा गया, रूस को उनकी जगह नए सैनिकों की तलाश करनी पड़ी। कुछ समय बाद यूक्रेन में भेजे जा रहे सैनिक पेशेवर नहीं थे। पुतिन जिसे भी पैसे के लालच में युद्ध के मैदान में भेज सकते थे वही वहां भेजा जा रहा था। हमने यह 2022 की दूसरी छमाही में ही देख लिया था। यही वो समय था जब रूस के हताहत होने की दर में बदलाव आया। जहां पहले पुतिन की जंग में ज्यादातर पेशेवर सैनिक मारे जा रहे थे, वहीं अब ज्यादातर स्वयंसेवक मारे जाने लगे, जैसा कि न्यूज वीक रिपोर्ट करता है। यही रूस के 15 लाख हताहतों की संख्या तक पहुंचने की शुरुआत थी। पेशेवरों की कमी और स्वयंसेवकों का बढ़ना और उनका लगातार मारा जाना। रूस की सेना में अभी भी एक बड़ी विशेषज्ञता की समस्या है, जैसा कि स्मॉल वॉर्स जर्नल ने 21 अप्रैल के एक लेख में बताया था। जर्नल का कहना है कि युद्ध शुरू होने के बाद से रूस के 8,500 प्रशिक्षित पैराट्रूपर्स घायल हो चुके हैं और युद्ध की शुरुआत में उसके पास मौजूद 30,000 एयरबॉर्न सैनिकों में से लगभग आधे या तो मारे जा चुके हैं या घायल हैं। उसी स्रोत के अनुसार रूस ने यूक्रेन में 4 साल की लड़ाई में अपने 2,218 मरीन खो दिए हैं, जो लगभग उतने ही हैं जितने अमेरिका ने 20 साल में अफगानिस्तान में खोए थे। और रूस ने शुरू में यूक्रेन में जिन 900 स्पेत्सनाज ऑपरेटरों को भेजा था, उनमें से 775 या तो मारे गए या इतनी बुरी तरह घायल हुए कि वे दोबारा लड़ाई में नहीं लौट सके। ये सब अपने आप में काफी बुरा है, लेकिन पुतिन के युद्ध लड़ने के तरीके का समर्थन करने के लिए रूस इन विशेष बलों की जगह नए लोगों को ला रहा है और अपनी पैदल सेना में ऐसे लोगों को शामिल कर रहा है जिनका असल में युद्ध क्षेत्र में कोई काम नहीं है। वे शुरू से ही अपराधी है। जैसे ही क्रेमलिन को यह स्पष्ट हो गया कि यूक्रेन आसानी से नहीं टूटेगा, उसने रूसी समाज के सबसे बुरे लोगों में से भर्ती करना शुरू कर दिया। यहाँ एक विकृत तर्क है, अगर कोई रूस के अंदर मारने या घायल करने को तैयार है तो वह यूक्रेनी सैनिकों के साथ भी वही करने का मौका पसंद करेगा और वे संभावित आजादी के पहले संकेत पर बिल्कुल नहीं भागेंगे। व्यंग को एक तरफ रखते हुए
यूक्रेन की विदेशी खुफिया सेवा के अनुसार रूस ने जनवरी 2025 तक यूक्रेन युद्ध के लिए लगभग 1,80,000 सजा याफ्ता कैदियों की भर्ती कर ली थी। यह पर्याप्त नहीं था। किसे पता था कि मुश्किल से प्रशिक्षित अपराधियों को युद्ध में भेजना कोई परिणाम नहीं देगा। रूस शायद सकारात्मक पक्ष देखता है और अपनी जेल भर्ती रणनीति को गुलाग्स में जगह बनाने का एक तरीका मानता है। यही एकमात्र वजह है जो हम समझ सकते हैं कि 22 जुलाई को रूस ने अपने अपराधी भर्ती अभियान का दायरा बढ़ा दिया, जिससे ड्रग तस्करों, गैंग के सदस्यों और डाकुओं को भी लड़ाई में शामिल होने की अनुमति मिल गई। आप शायद अब तक यह थीम समझ गए होंगे। एक अपराधी जिसे मुश्किल से ही प्रशिक्षण मिला हो, वो पेशेवर सैनिक नहीं होता। वह अपराधी तोप का चारा है, जैसे कि वे हजारों अन्य लोग जिन्हें पहले ही भर्ती किया जा चुका है और वे लगभग निश्चित रूप से रूस के हताहतों की संख्या में और इजाफा करते हैं। लेकिन स्वयंसेवकों का क्या? हाँ, रूस सिर्फ जेलों से सैनिकों को निकालकर पुतिन के मोहरे के रूप में इस्तेमाल नहीं कर रहा है। हर रूसी क्षेत्र में भर्ती करने वाले आम लोगों के सामने बड़े बड़े लालच दिखा रहे हैं। ये लालच बड़े साइनिंग बोनस और उन वेतन के रूप में आते हैं जो रूसी औसत से कई गुना ज्यादा है, बस ताकि लोग अपनी जिंदगी सेना के नाम कर दें। यूक्रेन में इस समय रूस के पास जो अधिकांश सैनिक है वे स्वयंसेवक है, जिन्हें क्रेमलिन के ऑफरों ने लुभाया है या कुछ मामलों में उन्हें कोई विकल्प ही नहीं दिया गया। और यह भी कोई हैरानी की बात नहीं है कि स्वयंसेवक ही रूसी हताहतों का सबसे बड़ा हिस्सा है और 2022 की दूसरी छमाही से ही ऐसा होता आ रहा है। फिर भी वे नाम लिखवाते हैं क्योंकि रूस लगातार दी जाने वाली रकम बढ़ाता जा रहा है। कीव पोस्ट के अनुसार रूस सिर्फ अपने अनुबंधित सैनिकों को ही भारी भरकम पैसे नहीं दे रहा है, वह उन लोगों को भी $22,200 तक दे रहा है जो इन सैनिकों की भर्ती करते हैं। यूक्रेन में लगातार सैनिक भेजने के लिए क्रेमलिन की यही बेताबी है। जहां तक खुद सैनिकों की बात है, उन्हें भी कई रूसी क्षेत्रों में इसी तरह की साइनिंग बोनस मिल सकती है। साथ ही वे ऊंची तनख्वाहें भी मिलती हैं, जिनका हमने जिक्र किया था। ऐसी पेशकशें उन लोगों के सामने रखो जो अपनी किस्मत से परेशान हैं और जिन्हें क्रेमलिन जितना पैसा कमाने का कोई और तरीका नहीं दिखता, तो तुम्हें सैनिकों की एक तैयार भर्ती श्रृंखला मिल जाती है। एकमात्र समस्या यह है कि जो विषय हमने पहले बताया था वही फिर से सामने आ जाता है। रूस यूक्रेन में इतनी तेजी से सैनिक हो रहा है कि उसे अपने स्वयंसेवकों को जल्द से जल्द मोर्चे पर भेजना पड़ रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रशिक्षण के मामले में इसका क्या मतलब होता है। रूस के स्वयंसेवक सैनिकों को पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं मिल रहा है, तो उन्हें पेशेवर कहने का एकमात्र कारण यह है कि उन्हें वेतन मिल रहा है। उनके पास निश्चित रूप से उन सैनिकों जैसे कौशल नहीं है जिन्हें रूस पहले ही खो चुका है। रूसी सैनिकों की व्यक्तिगत गुणवत्ता कितनी गिर चुकी है, यह मुझे हर बार नए सिरे से हैरान करता है। जॉर्ज बैरोस ने कहा, जो इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर में रूस विश्लेषक हैं, सितंबर 2024 में। तब से इन 2 वर्षों में मानक और भी नीचे गिर गया है। जुलाई 2026 की एक रिपोर्ट के अनुसार जो बिजनेस इनसाइडर ने प्रकाशित की थी, औसत रूसी भर्ती अपने प्रशिक्षण स्थल पर पहुंचने के बाद केवल 10 दिन से लेकर 3 सप्ताह तक ही जीवित रहता है। इसका मतलब है कि उन्हें ड्रोन से भरे मौत के इलाकों में भेजे जाने से पहले अधिकतम 3 सप्ताह का प्रशिक्षण मिलता है और संभवतः इससे भी कम। ताजा भर्ती हुए तथाकथित स्वयंसेवकों का हाल तो और भी बुरा होने वाला है। 12 अगस्त की एक रिपोर्ट में आरबीसी यूक्रेन ने कहा कि अब पेंजा और ओम्स्क की सड़कों पर लोगों को पकड़कर यूक्रेन भेजा जा रहा है। भर्ती करने वाले लोग कमजोर लोगों को निशाना बनाते हैं, जैसे कि जो शराब पी रहे हो, उन्हें हिरासत में लेते हैं और फिर उन्हें सैन्य चयन केंद्रों पर भेजते हैं, जहां उन्हें अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया जाता है। तो न सिर्फ उन्हें हैंगओवर की हालत में ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, बल्कि वे वहां होना भी नहीं चाहते। कोई हैरानी की बात नहीं कि वे सैनिक बड़ी संख्या में मारे जा रहे हैं। वही बात फिर से, कोई पेशेवर नहीं, बस गिनती पूरी करने के लिए लोग हैं। और विदेशी लड़ाकों को मत भूलिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के अनुसार 50,000 तक उत्तर कोरियाई सैनिकों को रूसी जमीन पर तैनात किया जाना है, जो पीछे के मोर्चों पर सेवा करेंगे जब तक कि वे अंततः आगे की पंक्ति में नहीं पहुंच जाते। यह उन लगभग 14,000 सैनिकों के अलावा है जिन्हें उत्तर कोरिया ने 2024 में रूस भेजा था, ताकि पुतिन को कुर्स्क में वह इलाका वापस लेने में मदद मिल सके जिसे यूक्रेन ने जवाबी हमले में कब्जा कर लिया था। अफ्रीका भी रूसी भर्ती से अछूता नहीं है। यूक्रेन के स्टॉप रशियन रिक्रूटर्स प्लेटफॉर्म ने अफ्रीकी देशों के लगभग 3,000 लोगों की पहचान की है जो यूक्रेन पहुंच चुके हैं, जिनमें से लगभग छठा हिस्सा पहले ही मारे जा चुके हैं। तो रूस की सेना में न सिर्फ कम प्रशिक्षित अपराधी और स्वयंसेवक शामिल हैं, बल्कि ऐसे सैनिक भी हैं जो सही भाषा नहीं बोलते और जिन्होंने पहले कभी असली युद्ध नहीं देखा है। इस बिंदु पर हमें आपको यह बताने की जरूरत नहीं है कि रूस कैसे 15 लाख हताहतों के कगार पर पहुंच गया है। यह बिल्कुल साफ है। और पुतिन जो नहीं देख पा रहे हैं जब वे अपने अनोखे रिकॉर्ड को आगे बढ़ा रहे हैं, वो ये है कि वे अपने पूरे देश को एक बड़ी गिरावट के लिए तैयार कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए ताकि वे यूक्रेन में लड़ाई जारी रख सके। पहले से ही ऐसी बातें हो रही हैं कि पुतिन 5 लाख रूसियों को लामबंद करने की तैयारी कर रहे हैं और क्रेमलिन ने पहले ही कानूनी प्रक्रिया लागू कर दी है जिससे वे ऐसा कर सके। अगर पुतिन अपने इरादे पर कायम रहते हैं तो सड़कों से लोगों को जबरन उठाने का तरीका बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ेगा और 1940 के दशक के बाद से रूस की सबसे दुर्भाग्यशाली पीढ़ी के और भी ज्यादा लोग मारे जाएंगे। इस एक कदम से
पुतिन यह संकेत देंगे कि वे रूस को यूक्रेन के साथ कई और वर्षों तक युद्ध में घसीटने का इरादा रखते हैं। और जब हम कहते हैं सालों, तो इस पर यकीन कीजिए। जुलाई में युद्ध अध्ययन संस्थान के आंकड़ों के अनुसार रूसी सेना केवल 37.85 वर्ग किलोमीटर ही आगे बढ़ पाई। ये वो इलाका है जिसकी पुष्टि हो चुकी है कि उसे कब्जा कर लिया गया है। इसलिए इसमें वे जगहें शामिल नहीं हैं जहां रूस ने कुछ सैनिक घुसा दिए हैं, जो बस यूक्रेन द्वारा ढूंढ निकाले जाने का इंतजार कर रहे हैं। आइए इसे थोड़ा संदर्भ में समझते हैं। यूक्रेन कोई छोटा देश नहीं है। ये लगभग 6,03,550 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें से रूस ने क्रीमिया सहित 20% हिस्से पर कब्जा कर लिया है। अगर आप वो 20% हटा दें तो कब्जा करने के लिए यूक्रेन के 4,82,840 वर्ग किलोमीटर अभी बाकी है। रूस ने एक महीने में 37.85 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा किया और अप्रैल के बाद से ये रूस के सबसे अच्छे महीनों में से एक था। अपनी मौजूदा गति से रूस को बाकी यूक्रेन पर कब्जा करने में 12,756 महीने लगेंगे, यानी लगभग 1,000 साल। ये समय सीमा पुतिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। इसी वजह से वो लामबंदी की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें चीजों को तेज करना होगा ताकि कम से कम थोड़ी सी संभावना रहे कि रूस यूक्रेन को तब तक हरा सके जब तक वह जिंदा है और अपनी जीत की महिमा का आनंद ले सके। एक ऐसी महिमा जिसकी कीमत रूस को अब तक लगभग 15 लाख लोगों के रूप में चुकानी पड़ी है, जिसने पूरी एक पीढ़ी को बर्बाद कर दिया है और जिसे हकीकत बनाने के लिए लाखों और जानें कुर्बान करनी होंगी। सोचिए कि 2026 में रूस क्या बन चुका है। भ्रष्टाचार हर जगह फैला हुआ है, अर्थव्यवस्था बुरी तरह बर्बाद हो चुकी है, रूस जनसंख्या में गिरावट का सामना कर रहा है जो यूक्रेन युद्ध से पहले ही खराब थी और अब और भी बुरी हो गई है, और वह साम्राज्य जिसे पुतिन बनाने की कोशिश कर रहे थे वह बिखर चुका है। रूस पूरी दुनिया में अपना प्रभाव खो रहा है और खुद रूस निगरानी राज्य में और भी गहराई तक डूब चुका है। ये सब पुतिन की सेवा के लिए है, क्योंकि वो अपने ही पैरानोया में और गहराई तक डूबते जा रहे हैं। एफएसबी, जिसके पास अब लगभग कोई सीमा नहीं रह गई है और जो खुद पुतिन से भी ज्यादा ताकतवर हो गया है, रूस को ऐसे भविष्य के लिए तैयार कर रहा है जहां आने वाले नेता 21वीं सदी के केजीबी के कठपुतली बनकर रह जाएंगे। यूक्रेन से पहले रूस के पास जो भी ताकत मानी जाती थी, उसकी सीमाएं अब पूरी दुनिया के सामने उजागर हो चुकी है और इसी दौरान आंकड़े और भी ज्यादा भयावह होते जा रहे हैं, नुकसान और भी गंभीर होते जा रहे हैं। पुतिन नहीं रुकेंगे, वो रुक नहीं सकते। उन्होंने खुद को और अपने पूरे देश को बलिदान के एक चक्र में फंसा लिया है। भले ही उन्हें पता है कि अब उनके पास बढ़त नहीं रही, फिर भी उन्हें युद्ध के लिए लगातार जोर देना पड़ेगा। अब शांति की घोषणा करना उनके लिए ऐसी असफलता होगी जिससे वह बच नहीं पाएंगे। यही वजह है कि पुतिन अपने पास आने वाले हर शांति वार्ता के प्रस्ताव को ठुकरा रहे हैं। लेकिन पुतिन जानते हैं कि रूस उनके युद्ध को जीतने के करीब भी नहीं पहुंच सकता, कम से कम इतनी जल्दी कि वह अपनी जीत का आनंद अपने जीवन में ले सके। जून में पुतिन सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच के प्रतिभागियों के सामने खड़े हुए। सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच में पुतिन ने कहा, मैंने एक पत्र पर नजर डाली थी। इस पत्र के लेखक ने मेरी उम्र का जिक्र किया है। दुनिया के कुछ नेता मुझसे भी बड़े हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि क्या आप अपना काम सही तरीके से कर सकते हैं। आजकल रूस के नेता को उनकी उम्र की थोड़ी सी भी याद दिला दी जाए तो वे परेशान हो जाते हैं, और ऐसा होना भी चाहिए। पुतिन और रूसियों की पूरी एक पीढ़ी के लिए समय खत्म होता जा रहा है। 15 लाख हताहत होना बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन यह सिर्फ एक पड़ाव है। आगे और भी बहुत कुछ होने वाला है। मौतें तब तक नहीं रुकेंगी जब तक पुतिन नहीं रुकते, और पुतिन तब तक नहीं रुकेंगे जब तक रूस जीत नहीं जाता या वे मर नहीं जाते। हमें पता है कि हम अपनी उम्मीद किस पर लगा रहे हैं। अब हम रूस के यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में 4.5 साल से भी ज्यादा समय से हैं। ये पहला विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध में सोवियत संघ की नाजी जर्मनी के खिलाफ लड़ाई से भी लंबा है। और उस सोवियत जीत के विपरीत ये युद्ध आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी विफलताओं में से एक के रूप में याद किया जाएगा, खासकर जब इसमें शामिल दोनों देशों को देखा जाए। लगभग हर मापदंड पर ये युद्ध वैसे नहीं जा रहा है जैसा क्रेमलिन ने अपने लोगों से वादा किया था। हम असली आंकड़ों पर नजर डालेंगे जो यूक्रेनी, रूसी और स्वतंत्र पश्चिमी स्रोतों से लिए गए हैं, और बताएंगे कि इस आक्रमण की शुरुआत करने वाले देश के लिए ये सब कितना बुरा रहा है। आइए उस आंकड़े से शुरू करते हैं जो जमीन पर इस युद्ध में कौन जीत रहा है इस पर किसी भी बहस को खत्म कर सकता है। भूभाग। नवंबर 2022 में जब यूक्रेन की खार्किव और खेरसोन में जवाबी कार्रवाई ने रूस द्वारा कब्जा किए गए आधे से ज्यादा इलाकों को वापस ले लिया था। आक्रैकस के शुरुआती महीनों में रूसी सेनाओं ने यूक्रेन के लगभग 1,08,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया था। ये देश का लगभग 18% हिस्सा है। अब 2026 के मध्य तक आगे बढ़ते हैं और सैकड़ों हजारों अतिरिक्त हताहतों और लगातार क्रेमलिन द्वारा यूक्रेनी शहरों को मुक्त करने के दावों के बाद रूस लगभग 1,16,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर नियंत्रण करता है। ये केवल लगभग 20% है। दूसरे शब्दों में कहें तो 3.5 साल की लगातार आक्रामक कार्रवाइयों में रूस ने यूक्रेन की जमीन का 2% से भी कम हिस्सा हासिल किया है। और अब असली बात सुनिए। अप्रैल 2026 में युद्ध अध्ययन संस्थान ने दर्ज किया कि उस महीने रूस को पहली बार युद्ध में शुद्ध क्षेत्रीय नुकसान हुआ। अगर हम अगस्त 2024 में हुई प्रसिद्ध कुर्स्क आक्रमण को ध्यान में न रखें
जो रूसी भूमि पर हुआ था। निष्कर्ष ये है कि यूक्रेन की सेनाओं ने जितनी जमीन वापस ली, उससे कम जमीन रूस की सेना ने हासिल की। ये स्थिति ज्यादा देर नहीं रही, क्योंकि जून और जुलाई तक रूसी सेनाएं फिर से मामूली बढ़त हासिल करने लगीं। लेकिन एक महीने के लिए वो अजय रूसी बढ़त, जिसे क्रेमलिन का प्रचार 2022 से बेच रहा है, बस सच नहीं रही। और ये याद रखना जरूरी है कि ये युद्ध कितने अलग तरीके से शुरू हुआ था। आक्रमण के शुरुआती हफ्तों में रूसी सेनाओं ने कुछ ही दिनों में यूक्रेन के 60,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था और कीव की ओर तेजी से बढ़ रही थीं, इससे पहले कि उन्हें पीछे धकेल दिया गया। यही वो बढ़त है जो एक पूरी मशीनीकृत सेना तब हासिल कर सकती है जब वो किसी देश को पूरी तरह से चौंका दे। अब इसकी तुलना मौजूदा मोर्चे की स्थिति से कीजिए। कॉन्स्टांटिनोवका के आसपास डोनेत्स्क के पूर्वी किलेबंद इलाके में, जिसे रूस ने तोड़ने की कोशिश में 1 साल से भी ज्यादा समय लगा दिया, रूसी सेनाएं औसतन लगभग 50 मीटर प्रतिदिन की दर से आगे बढ़ रही हैं। पोक्रोव्स्क के पास ये लगभग 70 मीटर के करीब है। ये वही तरह की रोजाना की बढ़तें हैं जिन्हें सैन्य इतिहासकार आमतौर पर 1916 की सोम की लड़ाई का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो 4 महीने से भी ज्यादा चली थी, जिसमें टैंकों को युद्ध में पहली बार इस्तेमाल किया गया था और क्षेत्रीय बढ़तें केवल कुछ ही किलोमीटर में मापी गई थीं। वो अभियान लगभग कोई रणनीतिक लाभ न मिलने के बावजूद भारी पैमाने पर नरसंहार का पर्याय बन गया था और रूस भी अपनी कुछ प्रगति के साथ उसी रास्ते पर चलता दिख रहा है। ये समझने के लिए कि ये बढ़त वास्तव में कितनी धीमी है, फोर्ब्स ने मई 2025 में जिस तरह से गणना की थी, उसी तरह से गणना करना मददगार होगा। उस समय रूसी सेना लगभग 176 वर्ग किलोमीटर प्रति माह की दर से आगे बढ़ रही थी। फोर्ब्स ने आंकड़े निकाले और ये पता लगाया कि उस गति से रूस को पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने में 231 साल लग जाएंगे। उसी विश्लेषण में यह भी बताया गया कि रूस को युद्ध से पहले की कुल 140 मिलियन आबादी के मुकाबले 100 मिलियन सैनिकों की जरूरत होगी। लेकिन चलिए इस अनुमान को अपडेट करते हैं। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर के 2026 की पहली छमाही के आंकड़ों का इस्तेमाल करते हुए रूस ने पूरे 6 महीनों में कुल लगभग 628 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बढ़त हासिल की। ये लगभग 104.5 वर्ग किलोमीटर प्रति माह बनता है, जो कि फोर्ब्स द्वारा 1 साल पहले इस्तेमाल किए गए आंकड़े से काफी कम है। अगर हम आज वही गणना करें तो रूस को पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए 230 साल नहीं, बल्कि अपनी वर्तमान गति से लगभग 400 साल लगेंगे। संदर्भ के लिए ये समय उस अवधि से भी लंबा है जो पीटर द ग्रेट के तहत रूसी साम्राज्य की स्थापना से अब तक बीत चुका है। अब आइए बात करते हैं उस कीमत की जो रूस इन छोटे छोटे इलाकों के लिए चुका रहा है, क्योंकि यहीं पर आंकड़े वाकई में चौंकाने वाले हो जाते हैं। यूक्रेन के जनरल स्टाफ के अनुसार जुलाई 2026 के अंत तक रूसी युद्ध में हताहतों की संख्या, मारे गए और घायल 1.45 मिलियन से पार हो गई थी। सिर्फ जुलाई का महीना ही पूरे साल में रूसी हताहतों के लिए सबसे बुरा महीना रहा, जिसमें 42,860 हताहत दर्ज किए गए। औसतन रूस ने सिर्फ 2026 में ही हर महीने लगभग 34,000 सैनिक खोए हैं। स्वतंत्र पश्चिमी खुफिया एजेंसियों के अनुमान भी इस बात की पुष्टि करते हैं। यूके रक्षा मंत्रालय, एस्टोनियाई विदेशी खुफिया सेवा, नीदरलैंड्स सैन्य खुफिया सेवा और वॉशिंगटन में CSIS, सभी का आंकड़ा लगभग 4 लाख से 5 लाख रूसी मृतकों के बीच है, जबकि कुल हताहतों की संख्या मारे गए, घायल और लापता 1.1 से 1.4 मिलियन के बीच है। अगर इसे संदर्भ में देखें तो CSIS बताता है कि रूस ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से किसी भी बड़े देश की तुलना में किसी भी संघर्ष में सबसे अधिक युद्ध क्षेत्र हताहतों का सामना किया है। इसकी तुलना अमेरिका से करें, जिसने 1945 के बाद से लड़े गए सभी युद्धों में कुल मिलाकर उस संख्या का लगभग 1/4 ही खोया है। और एक और महत्वपूर्ण आंकड़ा है जो ये समझाने में मदद करता है कि रूसी पैदल सेना के हमले ड्रोन फुटेज में जिस तरह दिखने लगे हैं, उसके पीछे क्या वजह है। सैन्य विश्लेषकों ने CIA के आकलन का हवाला देते हुए कहा है कि एक अनुभवहीन रूसी सैनिक की जीवन प्रत्याशा बड़े पैमाने पर पैदल सेना के हमले के दौरान सिर्फ 20 से 30 मिनट होती है। ये हर मोर्चे पर मौजूद सैनिक के लिए एक सामान्य आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये विशेष रूप से उन मीट वेव रणनीतियों की ओर इशारा करता है जिन पर रूस ने हाल के समय में अधिक निर्भरता दिखाई है, जिसमें कम प्रशिक्षित सैनिकों के छोटे छोटे समूहों को सीधे यूक्रेनी ठिकानों पर भेजा जाता है। उनका उद्देश्य अक्सर रक्षा पंक्तियों को तोड़ना नहीं होता, बल्कि सिर्फ गोलीबारी को आकर्षित करना, यूक्रेनी फायरिंग पोजीशनों का पता लगाना पर लगातार नुकसान के जरिए उनके गोला बारूद के भंडार को कम करना होता है। मिनटों में मापी जाने वाली जीवन प्रत्याशा ये दिखाती है कि ये हमला करने वाले सैनिक कितने डिस्पोजेबल हो गए हैं और रूस अब समन्वित संयुक्त हथियार अभियानों पर निर्भर रहने के बजाय मामूली युद्ध क्षेत्र लाभ के लिए जीवन का सौदा करता जा रहा है। एक और बात है जो क्रेमलिन को इन सबसे ज्यादा चिंता में डालनी चाहिए। 2026 में रूस की मासिक हताहत दर उसके लगभग 27,000 नए सैनिकों की मासिक भर्ती दर से अधिक हो गई है। तो रूस अपने सैनिकों को इतनी तेजी से खो रहा है कि वो उन्हें बदल भी नहीं पा रहा, भले ही रिकॉर्ड साइनिंग बोनस दे रहा हो। और हताहत अनुपात
ऐतिहासिक रूप से हर एक यूक्रेनी नुकसान के लिए 2 से 3 रूसी नुकसान के बीच कही रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2026 की पहली छमाही में ये यूक्रेन के पक्ष में बढ़कर 8 से 1 तक हो गया है। CSIS के अनुसार संदर्भ के लिए यूक्रेन ने अनुमानित 50,000 सैनिक मारे गए हैं और लगभग 4 लाख घायल हुए हैं, राष्ट्रपति जेलेंस्की के जुलाई 2026 के अपने आंकड़ों के अनुसार। तो अगर रूस कोई महत्वपूर्ण जमीन नहीं जीत रहा है और गैर टिकाऊ दर से सैनिकों को खो रहा है, तो आखिरकार प्रदर्शन में ये गिरावट क्यों आ रही है? इसका जवाब है, जैसा कि आप उम्मीद कर सकते हैं, ड्रोन। यूक्रेन ने पिछले कुछ वर्षों में जो बनाया है वह 2026 में दुनिया का सबसे बड़ा ड्रोन निर्माण उद्योग है। जुलाई 2026 में राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने घोषणा की कि यूक्रेन हर साल 1 करोड़ ड्रोन बनाता है, जो 2023 में घोषित किए गए सिर्फ 10 लाख ड्रोन के लक्ष्य से कहीं ज्यादा है, जिस पर देश के अंदर और बाहर दोनों जगह व्यापक संदेह जताया गया था। जेलेंस्की ने वादा किया है कि वो इस आंकड़े को फिर से दोगुना करके सालाना 2 करोड़ तक पहुंचाएंगे, जिसमें यूरोपीय साझेदार विस्तार के लिए फंडिंग में मदद करने के लिए सहमत हुए हैं। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस जैसी संस्थाओं के स्वतंत्र अनुमान ज्यादा सतर्क हैं, जो 2026 के वास्तविक आंकड़ों को करीब 50 से 60 लाख यूनिट के आसपास बताते हैं। लेकिन ये कम आंकड़ा भी एक युद्धकालीन औद्योगिक परिवर्तन है, जिसका ऐतिहासिक रूप से लगभग कोई उदाहरण नहीं मिलता। 2026 के मध्य यूक्रेन में 450 से अधिक घरेलू ड्रोन निर्माता हैं, जबकि 2022 में ये संख्या सिर्फ 10 कंपनियों की थी। ये सिर्फ सस्ते फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन ही नहीं है, हालांकि ये ही फ्रंट लाइन किल चेन की रीढ़ है। यूक्रेनी इंजीनियरों ने वाइल्ड हॉर्नेट जैसी कंपनियों द्वारा बनाए गए समर्पित इंटरसेप्टर ड्रोन तैयार किए हैं, जो खास तौर पर रूस के अपने ड्रोन को आसमान में ढूंढकर मार गिराने के लिए बनाए गए हैं। ऐसा कुछ जिसे रूस की वायु रक्षा प्रणाली कभी बड़े पैमाने पर दोहरा नहीं पाई है। यूक्रेन ने दुनिया की पहली सैन्य शाखा स्थापित की है, जो पूरी तरह से मानव रहित प्रणालियों को समर्पित है, और उस शाखा ने सिर्फ 2026 के पहले 6 महीनों में ही 8 लाख से अधिक सत्यापित रूसी लक्ष्यों पर हमला करने की रिपोर्ट दी है, जिसमें सैन्यकर्मी, तोपखाना, एयर डिफेंस सिस्टम और लॉजिस्टिक्स वाहन शामिल हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने भी इस दौरान लगभग 1,67,000 रूसी सैनिकों के मारे जाने या गंभीर रूप से घायल होने में मानव रहित प्रणालियों के संचालन को श्रेय दिया है। ये आंकड़ा ड्रोन को इस पूरे युद्ध में सबसे घातक हथियार प्रणाली बना देता है, उन सभी चीजों से भी आगे जिनके साथ लड़ने के लिए रूस ने वास्तव में अपनी सेना बनाई थी। कम दूरी की रणनीतियों के बाद मध्यम और लंबी दूरी के हमलों का विकास और भी विनाशकारी साबित हुआ है। ये अभियान रूस की अपनी अर्थव्यवस्था तक गहराई से पहुंच चुके हैं। 2026 के एक हमले में यूक्रेनी ड्रोन ने वाइल्ड बेरीज के 2 प्रमुख लॉजिस्टिक्स केंद्रों पर हमला किया, जिसे कभी कभी रूस का अमेज़न कहा जाता है। कंपनी के वितरण नेटवर्क के महत्वपूर्ण हिस्सों को राख में बदल दिया। यूक्रेन ने कुपोतनिया तेल संयंत्र पर भी हमला किया है, जो खुद क्रेमलिन से सिर्फ 10 मील की दूरी पर स्थित है, और रूस की सबसे बड़ी एकल रिफाइनरी ओम्स्क तक पहुंच गया, जो निकटतम यूक्रेनी क्षेत्र से 2500 किलोमीटर से भी अधिक दूर है। समुद्र में यूक्रेन ने रिपोर्ट किया कि उसने 2026 के मध्य में केवल 9 दिनों की अवधि में अज़ोव सागर में 100 से अधिक रूसी जहाजों पर हमला किया। ये एक सुनियोजित अभियान का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य क्रीमिया को जलमार्ग के साथ साथ सड़क मार्ग से भी पुनः आपूर्ति से काटना था। ये सब यूक्रेन के ड्रोन उद्योग के बिना संभव नहीं होता। लेकिन 2026 में यूक्रेनी ड्रोन का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग मोर्चे से 1000 किलोमीटर से भी अधिक पीछे और खुद रूस के अंदर हुआ है। 2026 के मध्य तक यूक्रेन ने रूस की 10 सबसे बड़ी तेल रिफाइनरियों में से हर एक पर हमला किया था। अभियान के दौरान यूक्रेन ने अस्थायी रूप से उन सुविधाओं को बाधित कर दिया था जो रूस की रिफाइनिंग क्षमता का लगभग 42% हिस्सा थीं। जून में यूक्रेनी ड्रोन ने एक ही महीने में 11 अलग अलग रिफाइनरियों और 8 रक्षा निर्माण स्थलों पर हमला किया। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी या IEA ने अनुमान लगाया कि इस अभियान ने रोजाना लगभग 5 लाख बैरल रूसी कच्चे तेल की प्रोसेसिंग क्षमता को ठप कर दिया था। ये अनुमानित कुल 6.6 मिलियन बैरल प्रतिदिन के मुकाबले हैं, जो लगभग 8% की सीधी हानि को दर्शाता है। IEA ने मूल रूप से अनुमान लगाया था कि ये बाधा कम से कम मध्य 2026 तक बनी रहेगी, लेकिन अब ये बहाली की समय सीमा और भी आगे खिसक गई है। जुलाई 2026 तक नोवाया गजेटा यूरोप ने पूरे देश के 83 में से केवल 5 क्षेत्रों को छोड़कर बाकी सभी में ईंधन की कमी की रिपोर्ट दी। इस अभियान का सबसे बड़ा असर कहीं पड़ा है तो वो है क्रीमिया, वो प्रायद्वीप जिसे रूस ने 2014 में अपने में मिला लिया था और हमेशा इस युद्ध का ताज का गहना माना है। लेकिन अगले बिंदुओं को विस्तार से कवर करने से पहले मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप फ्रंट लाइन से जुड़ी सभी खबरों और आंकड़ों से अपडेट रह सकें। वापस क्रीमिया पर आते हैं। जून 2026 के अंत में क्षेत्र में रूस द्वारा नियुक्त अधिकारियों ने ईंधन, बिजली और खाद्य आपूर्ति के ढहने के सीधे जवाब में अनिश्चितकालीन आपातकाल की घोषणा कर दी।
प्रायद्वीप को अलग थलग करने के लिए यूक्रेन का अभियान बेहद प्रभावी रहा है। RR 280 राजमार्ग पर यातायात, जो क्रीमिया को रूसी मुख्य भूमि से जोड़ने वाला मुख्य स्थल मार्ग है, सिर्फ 2 हफ्तों में 71% तक गिर गया। सेवास्तोपोल में ईंधन इतना दुर्लभ हो गया था कि निवासी घंटों तक सिर्फ एक QR कोड पाने के लिए कतार में खड़े रहते थे, जिससे वे 20 लीटर पेट्रोल खरीद सकें। जमीन से आ रही रिपोर्टों में बताया गया है कि जब पेट्रोल उपलब्ध होता है तो वो अपनी सामान्य कीमत से 3 से 4 गुना ज्यादा दाम पर बिक रहा है। इन सब के कारण वो एकमात्र विकल्प पर दबाव बढ़ रहा है, जिसे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हमेशा खींचने से सबसे ज्यादा डरते रहे हैं। सैन्य लामबंदी। रूस ने सितंबर 2022 की अराजक और बेहद अलोकप्रिय सैन्य भर्ती के बाद से दूसरी औपचारिक सार्वजनिक रूप से घोषित लामबंदी से बचता रहा है, जिसने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए थे और सैकड़ों हजारों रूसी पुरुषों को लगभग रातों रात देश छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया था। इसके बजाय क्रेमलिन ने असल में एक चुपचाप अनौपचारिक छाया लामबंदी के तहत वित्तीय प्रोत्साहनों और लगातार बढ़ती साइनिंग बोनस पर भरोसा किया है, जिसमें उन पुरुषों को निशाना बनाया गया है जिनके पास कानूनी या आर्थिक रूप से विरोध करने की सबसे कम ताकत है। लेकिन दरारें दिख रही हैं। यूक्रेनी खुफिया एजेंसियों और स्वतंत्र रूसी मीडिया ने जनवरी 2026 में ही पेंजा ओब्लास्ट जैसे स्थानों पर भर्ती योग्य उम्र के पुरुषों की सड़कों पर धरपकड़ की घटनाओं का दस्तावेजीकरण किया है। खुद मॉस्को में भर्ती पिछले साल की तुलना में 1/3 कम बताई जा रही है। जेलेंस्की ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि रूस जुलाई 2026 के अंत में लामबंदी के औपचारिक विस्तार के लिए हालात तैयार कर रहा था। कुछ अनुमानों के अनुसार 3 लाख से 5 लाख अतिरिक्त सैनिकों को बुलाया जा सकता है। पुतिन ने इतने लंबे समय तक इसका विरोध क्यों किया है? इसका कारण सीधा है। लामबंदी उस अनकहे समझौते को तोड़ देती है जिसे पुतिन ने युद्ध की शुरुआत से ही आम रूसियों के साथ बनाए रखा है। समझौता ये था कि रूसी जनता को बस युद्ध को सहन करना है और ये उनके दरवाजे से दूर ही रहेगा या उनकी जिंदगी पर असर नहीं डालेगा। दूसरी बार लामबंदी उस समझौते को तोड़ देती है। ये मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग के उन घरों तक पहुंच जाता है जो अब तक युद्ध की मानवीय कीमत से लगभग पूरी तरह से अछूते रहे हैं। यही वजह है कि इन दोनों शहरों के खिलाफ ड्रोन अभियान राजनीतिक रूप से इतना महत्वपूर्ण रहा है। यह सीधे तौर पर दिखाता है कि यूक्रेन कितनी दूर तक पहुंच सकता है और रूस उस दुश्मन के खिलाफ कितनी बुरी तरह से जूझ रहा है जिसे वो कुछ हफ्तों में हराने वाला था। इस सब के पीछे वित्तीय दबाव भी उतना ही गंभीर है जितना कि जनशक्ति का दबाव। मई 2026 में रूस के अपने ही अर्थव्यवस्था मंत्रालय को प्रतिबंधों और ड्रोन अभियान का हवाला देते हुए दशक के बाकी हिस्से के लिए अपने तेल और गैस उत्पादन और निर्यात के पूर्वानुमानों को सार्वजनिक रूप से घटाने के लिए मजबूर होना पड़ा। तेल निर्यात में गिरावट का अनुमान लगाया गया था, जबकि मंत्रालय को उम्मीद नहीं थी कि निर्यात 2029 से पहले 2025 के स्तर तक भी पहुंच पाएगा। और एक चीज है जो रूस की स्थिति को और भी नाजुक बना देती है। रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने 2026 के लिए यूराल्स क्रूड की कीमत सिर्फ $59 प्रति बैरल आंकी है और ये तब है जब वैश्विक तेल कीमतें बार बार $100 प्रति बैरल से ऊपर जा चुकी हैं। इसका कारण है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध के दौरान होर्मुज जलडमरू मध्य बंद हो गया था। रूस अपनी तेल को भारी छूट पर बेच रहा है, वो भी ऐसे वैश्विक बाजार में जिसकी कीमतें कृत्रिम रूप से फुलाई गई हैं। और रूस का अपना पूर्वानुमान है कि ये कीमत और भी गिरकर 2027 से 2029 तक लगभग $50 प्रति बैरल हो जाएगी। सोचिए इसका असल में मतलब क्या है। अभी वैश्विक तेल की ऊंची कीमत पूरी तरह से मध्य पूर्व में अस्थिरता के कारण है, रूस की किसी भी कार्रवाई की वजह से नहीं। ये उन गिनी चुनी चीजों में से एक है जो मॉस्को की बची खुची पकड़ को भारत और चीन जैसे कीमत के प्रति संवेदनशील खरीदारों पर बनाए रखे हुए है। ये दोनों ग्राहक ही हैं जिन्होंने यूरोप के खुद को अलग करने के बाद रूस के ऊर्जा निर्यात को जिंदा रखा है। अगर होर्मुज जलडमरू मध्य की स्थिति स्थिर हो जाती है और वो भू राजनीतिक प्रीमियम खत्म हो जाता है, रूस व्यावहारिक रूप से अपनी वो क्षमता भी खो देता है जिससे वो अभी जो रियायती दाम पा रहा है उन्हें भी तय कर सके और उसके 2 बचे हुए बड़े ग्राहक और भी ज्यादा मोल भाव की ताकत हासिल कर लेते हैं। लेकिन चलिए असली युद्ध पर वापस लौटे हैं। पिछले 4 सालों से रूस के पास अब भी एक ट्रम्प कार्ड है जिस पर वो निर्भर कर सकता है और वो है यूक्रेनी शहरों को बैलिस्टिक मिसाइलों से डराने की उसकी क्षमता, जिन्हें यूक्रेन गिरा ही नहीं सकता। ये दूसरी तरफ के लिए और भी मुश्किल हो गया है क्योंकि यूक्रेन पेट्रियट इंटरसेप्टर्स की भारी कमी से जूझ रहा है और ये कमी और भी बढ़ गई है क्योंकि अमेरिका ईरान संघर्ष भी उसी वैश्विक भंडार को खत्म कर रहा है। स्थिति इतनी खराब हो गई कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की से कहा कि वो यूक्रेन को अपने देश में ही पेट्रियट इंटरसेप्टर्स बनाने का लाइसेंस देंगे। सिर्फ 1 हफ्ते बाद ट्रंप सार्वजनिक रूप से उस दावे को सचमुच पूरा करने को लेकर संदेह जता रहे थे। उन्होंने अमेरिकी मिसाइल डिफेंस तकनीक के हस्तांतरण को लेकर चिंता जताई, जिससे पता चलता है कि ड्रोन से भरे संघर्ष में पैट्रियट मिसाइलें आज भी कितनी महत्वपूर्ण हैं। लेकिन इन सब के बावजूद रूस इस बढ़त का फायदा नहीं उठा पाया है। इसके बजाय हमने देखा है कि यूक्रेन बार बार युद्ध के मैदान में प्रगति करने और नई व अधिक घातक तकनीक विकसित करने में लगातार हदें पार कर रहा है। इसकी वजह रूस के भीतर विचारधारा और राजनीति में आंतरिक बदलाव को माना जा सकता है। जुलाई 2026 में
आंद्रेई मेल्निचेंको, जो रूस के उर्वरक और कोयला उद्योगपति हैं और देश के सबसे अमीर उद्योगपतियों में से एक हैं, उन्होंने द इकोनॉमिस्ट को 60 घंटे के असाधारण इंटरव्यू में कई सालों की सार्वजनिक चुप्पी तोड़ी। मेल्निचेंको एक असंतुष्ट हैं। वो ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी फैक्ट्रियों ने सीधे तौर पर रूस की युद्ध अर्थव्यवस्था का समर्थन किया है, और वह 2023 में रूस के अंदर रहने के लिए लौट आए, खास तौर पर इसलिए क्योंकि देश के बाहर से कारोबार करना प्रतिबंधों के चलते बहुत मुश्किल हो गया था। पूरे इंटरव्यू का सार रूसी जनता के लिए एक चेतावनी के तौर पर देखा जा सकता है। उनके अनुसार रूस के अभिजात वर्ग अब युद्ध को गतिरोध पर पहुंचा हुआ मानने लगा है, और जैसे जैसे युद्ध की आर्थिक लागत बढ़ती जा रही है और उसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा, मॉस्को में घबराहट की असली भावना फैल रही है। कुछ विश्लेषक संदेह कर रहे थे। उनका तर्क था कि इतनी सावधानी से आयोजित और इतनी व्यापक रूप से प्रचारित इंटरव्यू क्रेमलिन की सहमति के बिना कभी नहीं हो सकता था। इस मायने में ये एक नियंत्रित दबाव वॉल्व की तरह काम करेगा, ताकि सावधानी से गढ़े गए प्रचार को खुले विद्रोह और आर्थिक बर्बादी से दूर रखा जा सके, जिसमें देश फंसा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन व्याख्या उसी मूलभूत वास्तविकता की ओर इशारा करती है। युद्ध इतना महंगा और असुविधाजनक हो गया है कि यहाँ तक कि वे लोग भी जिन्होंने पुतिन के रूस की सेवा करके अपनी किस्मत बनाई थी, उन्हें भी इसके बारे में सार्वजनिक रूप से कुछ कहने की जरूरत महसूस हुई। तो अब इस सब के बाद युद्ध वास्तव में किस स्थिति में है? रूस अब पहले से भी धीमी गति से क्षेत्र पर कब्जा कर रहा है, और युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार कुछ महीनों में मुश्किल से बराबरी पर आ रहा है। रूस अपने सैनिकों को इतनी तेजी से खो रहा है कि वो उनकी जगह नए सैनिक भर्ती भी नहीं कर पा रहा है। जिस रफ्तार से सैनिकों की हानि हो रही है, उसने 2026 को युद्ध का अब तक का सबसे बुरा साल, वो भी बड़े अंतर से बना दिया है। हर महीने हताहतों के नए रिकॉर्ड बन और टूट रहे हैं। उसकी तेल और गैस से होने वाली आय, जो पूरे युद्ध प्रयास की आर्थिक रीढ़ थी, उसकी अपनी ही सरकार ने इसे नीचे की ओर संशोधित किया है, और ये केवल मध्य पूर्व में दामों की एक कृत्रिम बढ़ोतरी के सहारे टिकी हुई है, जिसका रूस की असल उपलब्धियों से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि रूस टूटने की कगार पर है, और ना ही इसका मतलब है कि युद्ध खत्म होने वाला है। पुतिन इससे भी ज्यादा राजनीतिक दबाव झेल चुके हैं। एक घिरा हुआ पुतिन जो मोर्चे पर असली संकट का सामना कर रहा हो, और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि पुतिन ने बार बार कहा है कि अगर रूस के अस्तित्व को खतरा हुआ तो वो परमाणु विकल्प का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूक्रेन और अपने देश में एक के बाद एक संकट से जूझते हुए पुतिन डरने लगे हैं। वो शक्की हो गए हैं। उन्हें हर परछाई में खतरा नजर आता है। जब भी वो अपने बंकर से बाहर झांकते हैं तो उन्हें ड्रोन दिखाई देते हैं, और उन्हें लगता है कि उनकी पीठ में छुरा घोंपने के लिए लोग तैयार बैठे हैं। यह डर पुतिन को और भी ज्यादा हताश कदम उठाने के लिए मजबूर कर रहा है, ताकि सबसे पहले उनकी अपनी जान बची रहे। और यही हताशा उनके लिए रूस पर अपना नियंत्रण खोने का कारण बन सकती है, जैसा उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। रूस में कुछ अंधकारमय हो रहा है। पुतिन रूस की एफएसबी को केजीबी के एक नए रूप में बदल रहे हैं, सिर्फ अपने डर को शांत करने के लिए। लेकिन यह एक खतरनाक कदम है। जितनी ज्यादा ताकत एफएसबी को मिलती है, उतना ही कम नियंत्रण पुतिन का रूस पर रह जाता है। जल्द ही एफएसबी पूरी तरह से काबिज हो जाएगी। पुतिन खुद अपनी बर्बादी की नींव रख रहे हैं, और उन्हें इसका एहसास तक नहीं है। एक धमाकेदार 7 अगस्त की रिपोर्ट में ब्लूमबर्ग ने खुलासा किया कि पुतिन ने रूस की संघीय सुरक्षा सेवा यानी एफएसबी की ताकत को बड़े पैमाने पर बढ़ाना शुरू कर दिया है, जिससे इस समूह को उन उच्च पदस्थ लोगों पर कार्रवाई करने की छूट मिल गई है जिनसे पुतिन अब डरते हैं कि वे उनके खिलाफ साजिश कर सकते हैं। सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए बेताब पुतिन ने एफएसबी को आलोचकों को खत्म करने और यह सुनिश्चित करने का जिम्मा सौंपा है कि रूस के भीतर कोई भी वास्तव में उन्हें चुनौती न दे सके। जैसा कि मॉस्को स्थित राजनीतिक विश्लेषक आंद्रेई कोलेसनिकोव ने ब्लूमबर्ग को बताया, एफएसबी देश की प्रबंधन कंपनी बन गई है। राजनीतिक प्रशासन, विदेश मंत्रालय और वित्तीय आर्थिक खेमे को महज तकनीकी अमले तक सीमित कर दिया गया है, जो खुफिया एजेंसी वाली मानसिकता से लिए गए फैसलों को बस लागू कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो एफएसबी इस समय रूस में हर उस चीज को चला रही है जो मायने रखती है, क्योंकि पुतिन खुद को सच से बचाने के लिए अन्य संगठनों और उनमें काम करने वाले अभिजात वर्ग की शक्ति को कम कर रहे हैं। पुतिन अपनी अभिजात वर्ग से डरते हैं। वे लोग जो कभी पुतिन को जवाब देते थे, अब उन प्रणालियों की विफलता से लगातार अधिक चिंतित होते जा रहे हैं, जिन्हें पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ शुरू की गई जंग के प्रभाव से निपटने के लिए बनाया था। बढ़ती चुनौतियां पुतिन के युद्ध से निपटने की शैली को लेकर उनके खिलाफ बढ़ती आलोचना का कारण बन रही है। युद्ध का रूस की अर्थव्यवस्था पर पड़ा प्रभाव, और यह तथ्य कि यूक्रेनी ड्रोन पूरे रूस में हमले कर रहे हैं, जिससे आक्रमण एक बार फिर रूस की दहलीज पर लौट आया है। पुतिन एक ऐसे व्यक्ति है जिन्हें वर्षों से अपने उच्च अधिकारियों के बीच बढ़ते तनाव को देखना पड़ा है। मई में पूर्वी अध्ययन केंद्र ने कहा था कि रूस की सभी प्रमुख संस्थाओं में प्रणालीगत गिरावट के संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं, जिससे पुतिन की उस सत्ता संरचना में स्थिति काफी कमजोर हो गई है जिसे उन्होंने खुद बनाया था। उसी महीने आई स्टोरीज ने रिपोर्ट किया कि पुतिन को हत्या के प्रयास का डर है, जो अंदरूनी हलकों से उतना ही संभव है जितना यूक्रेन की ओर से।
इसी वजह से क्रेमलिन को सख्त निगरानी में रखा गया है और दमन की लहर के बीच सतर्कता बढ़ा दी गई है। रूस के पूर्व रक्षा मंत्री और अब सुरक्षा परिषद के सचिव सर्गेई शोइगु को पुतिन और उनकी एफएसबी द्वारा संभावित रूप से अस्थिर करने वाले व्यक्ति के रूप में चिन्हित किया गया है। रूस की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख गेनादी ज़्युगानोव जैसे अन्य उच्च पदस्थ लोग अब पुतिन में इतनी कमजोरी महसूस कर रहे हैं कि वे उनके नीतियों की खुलेआम आलोचना करने को तैयार हैं। अप्रैल में ज़्युगानोव ने रूस की स्टेट ड्यूमा के सामने खड़े होकर घोषणा की कि रूस की अर्थव्यवस्था गिरने वाली है और पुतिन को जल्द ही 1917 की बोल्शेविक क्रांति जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। पुतिन को अपने उच्च पदस्थ लोगों के बीच विरोध का सामना करना पड़ रहा है। यह विरोध रूसी स्टेट ड्यूमा चुनावों से पहले आ रहा है, जो यूक्रेन पर हमले की शुरुआत के बाद से पुतिन की सत्ता के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित हो सकते हैं। ये चुनाव सितंबर के मध्य में होने वाले हैं और ये पहले स्टेट ड्यूमा चुनाव होंगे जो रूस ने पुतिन के यूक्रेन पर हमला करने के बाद कराए हैं। ये ऐसे समय में हो रहे हैं जब पुतिन की लोकप्रियता गिर रही है और रूस के अंदर उनके युद्ध को खत्म करने की इच्छा बढ़ती जा रही है। पुतिन ये सब देख रहे हैं और उनका जवाब ये रहा है कि उन्होंने एफएसबी को इतना ताकतवर बना दिया है कि अब वो लगभग उसी तरह काम कर रही है जैसे सोवियत दौर में केजीबी करती थी। दमन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। जैसे जैसे पुतिन पागलपन और शक में डूबते जा रहे हैं, एफएसबी को पूरी छूट दे दी गई है कि वो किसी भी ऐसे व्यक्ति को निशाना बना सके जो उनकी सत्ता के लिए खतरा हो सकता है। टेलीग्राम के सह संस्थापक पावेल ड्यूरोव भी उनमें शामिल हैं। उन पर आतंकवाद का आरोप लगाया गया है। बताया जा रहा है कि उन्होंने यूक्रेनी सुरक्षा सेवाओं को मैसेजिंग ऐप इस्तेमाल करने की अनुमति दी थी। ये एक ऐसा ऐप है जो पूरी दुनिया में आम जनता के लिए मुफ्त में उपलब्ध है। इसलिए आतंकवाद का यह दावा एफएसबी द्वारा गढ़ा गया एक बहाना है ताकि पुतिन रूस के अंदर ही टेलीग्राम पर कार्रवाई कर सके। ऐसा ज्यादा लगता है कि ड्यूरो पर इसलिए आरोप लगाया गया है क्योंकि वह एफएसबी को टेलीग्राम में एक बैकडोर देने के लिए तैयार नहीं थे, जिससे एफएसबी को प्लेटफॉर्म पर भेजे गए हर संदेश तक बिना रोक टोक पहुंच मिल जाती। बोरिस नादेज़्दिन एफएसबी की बेकाबू कार्रवाइयों के एक और शिकार है। एक युद्ध विरोधी राजनेता जिन्हें रूस के 2024 के चुनावों में पुतिन को चुनौती देने से रोक दिया गया था। नादेज़्दिन पर एफएसबी ने उग्रवाद के प्रतीक दिखाने का आरोप लगाया है। क्यों? लेकिन उन्होंने हिम्मत दिखाई और दिवंगत अलेक्सी नवाल्नी की एक तस्वीर दिखा दी जो खुद पुतिन की हर तरह के विरोध को खत्म करने की इच्छा के शिकार थे जब वे पुतिन के खिलाफ चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे थे। नादेज़्दिन तब से रूस से भाग गए हैं और एफएसबी से बचने के लिए निर्वासन में फ्रांस में है जब उन्हें विदेशी एजेंट घोषित कर दिया गया था। अन्य कड़ी कार्रवाइयों में 7 अगस्त को मॉस्को के वित्तीय जिले में छापों की एक श्रृंखला शामिल है जिसमें 9 अनधिकृत क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज नेटवर्क को निशाना बनाया गया। 20 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया और एफएसबी ने एक्सचेंजों पर रूसी नागरिकों से फोन घोटालों के जरिए चुराए गए पैसे को मनी लॉन्ड्रिंग करने और उसे क्रिप्टो करेंसी में बदलकर विदेश भेजने का आरोप लगाया। अजीब बात है कि हिरासत में लिए गए कई लोगों ने कैमरे पर दावा किया कि उन्हें लगता था कि वे वास्तव में या तो एफएसबी या रूस के वित्तीय निगरानीकर्ता रोसफिन मॉनिटरिंग की ओर से काम कर रहे थे। ये दावे असली थे या रूसी अधिकारियों का रूप धारण करने वाले ठगों का नतीजा थे, ये अभी भी स्पष्ट नहीं है। लेकिन ये छापे इस बात का एक और उदाहरण है कि सुरक्षा एजेंसियों ने रूस के राजनीतिक और आर्थिक जीवन में कितनी गहराई तक अपनी पैठ बना ली है और ये बढ़ती ताकत पुतिन के कुछ सबसे करीबी सहयोगियों के लिए भी समस्याएं पैदा कर रही है। सर्गेई किरियेंको को ही ले लीजिए। किरियेंको रूस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री रहे हैं और लगभग एक दशक से राष्ट्रपति प्रशासन के प्रथम उप प्रमुख के रूप में सेवा दे रहे हैं। उन्हें पुतिन के सबसे करीबी और प्रभावशाली विश्वास पात्रों में से एक माना जाता है और वह क्रेमलिन की घरेलू राजनीतिक व्यवस्था के मुख्य वास्तुकारों में से एक रहे हैं। फिर भी यहाँ तक कि किरियेंको भी अब अपने आसपास काम कर रहे सुरक्षा तंत्र को नियंत्रित करने में असमर्थ नजर आते हैं। आई स्टोरीज की रिपोर्टिंग के अनुसार रूसी सुरक्षा बल अब पहले से कहीं अधिक स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं और कभी कभी किरियेंको के राजनीतिक नेटवर्क से जुड़े अधिकारियों को बिना उन्हें पहले से सूचित किए ही गिरफ्तार कर लेते हैं। किरियेंको के अपने करीबी लोगों को भी निशाना बनाया गया है। 2024 में एफएसबी ने मिखाइल पोलियाकोव को गिरफ्तार किया जो वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल निदेशालय में डिप्टी सिक्योरिटी डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे थे। ये संगठन किरियेंको की अध्यक्षता में है। नादेज़्दिन एक और उदाहरण है। रूस से बाहर निकाले जाने से पहले नादेज़्दिन ने 90 के दशक में किरियेंको के सलाहकार के रूप में काम किया था। ये 21वीं सदी में उन्हें किरियेंको का सहयोगी कहने के लिए शायद पर्याप्त नहीं है, लेकिन वहाँ एक संबंध जरूर है और शायद यही पुतिन के लिए काफी हो कि वह अपने एफएसबी के गुर्गों को किरियेंको के पीछे लगा दे। ये संघर्ष केवल व्यक्तिगत गिरफ्तारियों से कहीं गहरा है। क्रेमलिन और रूसी सुरक्षा सेवाओं के करीबी सूत्रों ने किरियेंको के राजनीतिक गुट और सिलोविकी, जिसमें एफएसबी भी शामिल है, के बीच बढ़ते संघर्ष का वर्णन किया है। एक क्रेमलिन के अंदरूनी सूत्र ने उस व्यवस्था का वर्णन किया जिसमें पुरानी सीमाएं गायब होती जा रही है और अब किसी को भी, यहाँ तक कि ताकतवर संबंधों वाले व्यक्ति को भी सुरक्षा की गारंटी नहीं है। केजीबी के इस नए रूप में सत्ता के बेकाबू होने का यही रूप है। एफएसबी रूस में हर चीज के केंद्र में है
और व्लादिमीर पुतिन वही व्यक्ति है जिन्होंने इसे संभव बनाया है। हम देख रहे हैं कि व्लादिमीर पुतिन शासन को बनाए रखने के लिए सुरक्षा तंत्र के भीतर कट्टरपंथियों पर लगातार अधिक निर्भर होते जा रहे हैं। ये बात किसी बाहरी पर्यवेक्षक को व्लादिमीर पुतिन के लिए सामान्य लग सकती है, लेकिन उस निर्भरता का स्तर बदल रहा है। एक तानाशाही राज्य को 1/4 सदी से भी अधिक समय तक नियंत्रित करने के बावजूद व्लादिमीर पुतिन ने पारंपरिक रूप से रूस के अभिजात वर्ग के भीतर प्रतिस्पर्धी ताकतों के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश की है। सुरक्षा सेवाएं, टेक्नोक्रेट और कुलीन वर्ग के हित और राष्ट्रपति प्रशासन, किरियेंको खुद उस व्यवस्था के प्रमुख प्रबंधकों में से एक बन गए थे। अब वह संतुलन बिगड़ने लगा है। लेकिन 2026 के पुतिन 2016 के पुतिन नहीं है। जैसे जैसे सुरक्षा सेवाओं को अधिक स्वायत्तता मिल रही है, वे लोग जो कभी पुतिन के करीब होने के कारण सुरक्षित माने जाते थे, अब महसूस कर रहे हैं कि राजनीतिक संरक्षण में अब पहले जैसी ताकत नहीं रही। और किरियेंको की सिलोविकी के साथ संघर्ष इसका सबसे स्पष्ट उदाहरणों में से एक है। पुतिन के लिए एफएसबी को सशक्त बनाना शायद अल्पकालिक रूप में अधिक नियंत्रण दे सकता है, लेकिन इसमें एक विडंबना भी है। जितना अधिक स्वतंत्र और शक्तिशाली सुरक्षा तंत्र बनता जाता है, उतना ही किसी भी एक राजनीतिक व्यक्ति के लिए, जिसमें खुद पुतिन भी शामिल है, उसके हर काम को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए एक मजबूत एफएसबी पुतिन के लिए बहुत बुरी चीज साबित हो सकती है, खासकर दीर्घकालिक रूप में। हम अभी आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों है, लेकिन उससे पहले ये मिलिट्री शो है और हम ऐसे वीडियो बनाते हैं ताकि दिखा सके कि सत्ता वास्तव में कैसे चलती है। अगर आप और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन चालू रखें। ये कोई राज नहीं है कि पुतिन धीरे धीरे एफएसबी की ताकत बढ़ा रहे हैं, खासकर यूक्रेन युद्ध के दौरान। शक्तियों का वह क्रमिक विस्तार 2025 में सचमुच रफ्तार पकड़ गया, जब यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने उसी साल जुलाई में कहा था कि पुतिन रूस को एक सैन्य तानाशाही में बदल रहे हैं, क्योंकि एफएसबी की ताकत और ज्यादा प्रमुख हो गई थी। ये दावा तब आया जब पुतिन ने एक आदेश पर हस्ताक्षर किए कि कोई भी विदेशी जहाज एफएसबी की मंजूरी के बिना किसी रूसी बंदरगाह में प्रवेश नहीं कर सकेगा। रूस की कानूनी व्यवस्था में और बदलावों ने एफएसबी को यह अधिकार दे दिया था कि वह रूस के वैज्ञानिक संस्थानों के विदेशी देशों के साथ सहयोग करने के तरीके को नियंत्रित कर सके। साथ ही आपराधिक सजाओं को लागू करने और संपत्ति का राष्ट्रीयकरण करने की क्षमता भी मिल गई थी। यूकेआरआई इन्फॉर्म ने उस समय रिपोर्ट किया था। 2026 की पहली छमाही के दौरान और भी अधिक शक्ति का विस्तार हुआ, जब पुतिन ने यूक्रेन पर अपने आक्रमण के लिए जनता के समर्थन में गिरावट पर प्रतिक्रिया दी। जेम्सटाउन फाउंडेशन ने अप्रैल में रिपोर्ट किया कि 2026 के पहले कुछ महीनों में ही एफएसबी की शक्तियां 5 प्रमुख क्षेत्रों में बढ़ गई थी। अब एफएसबी देशी और विदेशी दोनों विद्वानों के बीच सभी संपर्कों को नियंत्रित कर सकता था। एफएसबी जब चाहे तब इंटरनेट एक्सेस को ब्लॉक कर सकता था, साथ ही अपने खुद के डिटेंशन सेंटर भी खोल सकता था। डिजिटल नेटवर्क अब एफएसबी से सुरक्षित नहीं है। वो कभी भी पूरी एक्सेस की मांग कर सकता है, जो टेलीग्राम के सह संस्थापक के पतन को समझाता है। अब एफएसबी यह भी नियंत्रित कर सकता है कि भविष्य में रूसी लोग किस प्रकार की वेबसाइट्स तक पहुंच सकेंगे। और अब दमन की एक नई लहर आई है। अब एफएसबी की ताकत पर कोई असली नियंत्रण नहीं बचा है। ये लगभग पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है, दिखावे के लिए पुतिन के आदेशों पर, लेकिन वास्तव में ये खुद ही एक शक्ति बन गया है जो रूस को अपनी मर्जी के अनुसार आकार दे रहा है। इस समय लक्ष्य एक ऐसे रूस का निर्माण करना है जो पुतिन की मंजूरी पर खरा उतरे। 21वीं सदी का केजीबी पुतिन के लिए ये अच्छा और जाना पहचाना है, जो खुद केजीबी ऑपरेटिव रह चुके थे और जिनका राजनीतिक उदय सोवियत संघ के पतन के बाद हुआ। पुतिन के लिए एफएसबी की शक्तियों का विस्तार करना ऐसे संगठन को मजबूत करना है जो उसी संगठन की तरह हो जिसका वह इतने लंबे समय तक हिस्सा रहे हैं। पुतिन एफएसबी को नियंत्रित करते हैं। एफएसबी वही करती है जो पुतिन उसे करने के लिए कहते हैं। कम से कम पुतिन ऐसा ही सोचते हैं, और भले ही ये अभी सच हो, क्योंकि एफएसबी उन उच्च पदस्थ लोगों पर कार्रवाई कर रही है जो पुतिन की सत्ता के लिए खतरा है। लेकिन रूसी नेता ने असल में एक ऐसा संगठन बना दिया है जो खुद उन्हें भी नियंत्रित कर सकता है। पुतिन सबसे ऊपर अकेले है और केवल एफएसबी पर ही उनके हित साधने के लिए भरोसा किया जाता है। कोई नियंत्रण नहीं, कोई संतुलन नहीं। एफएसबी को जो करना है उसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं है, खासकर जब रूस के अन्य संघीय संस्थान कमजोर हो रहे हैं और एफएसबी और मजबूत होती जा रही है। ये तबाही का नुस्खा है। अकेले और बिना किसी और पर भरोसा किए पुतिन ने खुद को ऐसी स्थिति में ला दिया है कि वो रूस को वैसे चला सके जैसे एफएसबी सोचती है कि उसे चलाया जाना चाहिए। पुतिन की नियंत्रण की बेतहाशा जरूरत ने उन्हें खुद को इतना अलग थलग कर लेने पर मजबूर कर दिया है कि अब उन्हें इस हद तक बरगलाया जा सकता है कि वह वही सोचे जो एफएसबी चाहती है। आइए अभी रूस के अंदर पुतिन की हकीकत पर नजर डालते हैं। एक तथाकथित विशेष सैन्य अभियान को लेकर जुनूनी, जो अपने लिए तय किए गए किसी भी लक्ष्य को हासिल करने में नाकाम रहा है, पुतिन ने रूस चलाने पर पूरी तरह से ध्यान खो दिया है। उनका हर फैसला यूक्रेन में हो रही घटनाओं से प्रभावित होता है। जब भी टैक्स बढ़ते हैं तो उसका कारण यह होता है कि पुतिन को यूक्रेन के लिए धन चाहिए। जब पुतिन रूस की जनसंख्या संबंधी चुनौतियों की बात करते हैं तो असल में उनका मतलब यह होता है कि वे नहीं चाहते कि उनके पास ऐसे सैनिक खत्म हो जाए जिन्हें वे अपनी जंग में मरने के लिए भेज सके। पुतिन की आंखों पर यूक्रेन की पट्टी बंधी हुई है, जिसका मतलब है कि वे अपने ही देश में क्या हो रहा है ये देख ही नहीं सकते।
अब पुतिन ये तय नहीं करते कि राज्य के हित में क्या है। रूस में जो कई समूह घरेलू नीति में उनकी मदद के लिए थे, वे भी अब ऐसा नहीं करते। अब एफएसबी का नियंत्रण है और उसकी एकमात्र चिंता इस समय सुरक्षा से जुड़ी हुई है। यहाँ सामाजिक सुधार के लिए कोई जगह नहीं है, न ही उस आबादी की मदद के लिए कुछ है जो युद्ध के आर्थिक परिणामों या हर दिन ऊपर उड़ने वाले ड्रोन से जूझ रही है। पुतिन खुद अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए जो ढांचे बनाए थे, अब वे ही ढांचे वे सक्रिय रूप से कमजोर कर रहे हैं, सिर्फ एफएसबी को और अधिक अधिकार देने के लिए। जो एफएसबी कभी अन्य शक्तियों के अधीन थी, वह अब सब कुछ से ऊपर है। लेकिन फिर भी पुतिन ही एफएसबी चलाते हैं, है ना? अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से पुतिन ने बस एक और केंद्रीकृत सत्ता संरचना बना ली है, जिसमें रूस की हर चीज उन्हीं के जरिए चलती है। एफएसबी पुतिन के हमलावर कुत्तों की तरह है और पुतिन खुद उनके मालिक है। लेकिन बात यह है कि चेक्स एंड बैलेंस का मकसद यही होता है कि कोई एक संस्था सब कुछ अपने नियंत्रण में ना ले ले, ताकि सिर्फ वही फैसले ना ले सके। पुतिन के लिए चेक्स एंड बैलेंस को हटाया नहीं जा रहा है ताकि उन्हें फायदा हो। ये हटाए जाना एफएसबी को फायदा पहुंचाता है, और जब एफएसबी किसी को जवाबदेह नहीं होती, जैसा कि अभी के हालात है, तो वो ऐसी ताकत बन जाती है जिसे अब पुतिन भी नियंत्रित नहीं कर सकते। एफएसबी अपने मालिक से भी बड़ी हो जाएगी, और हम देख रहे हैं कि ये सब अभी हमारे सामने हो रहा है। हमने पुतिन के रूस पर से ध्यान हटाने का जिक्र एक वजह से किया था। रूस के नेता की यूक्रेन के प्रति जो दीवानगी है, उसने उन्हें ऐसी स्थिति में ला दिया है जहां एफएसबी उन्हें अलग थलग कर सकती है, और जो भी कहानी एफएसबी सुनाना चाहे वही उन्हें बता सकती है। इस स्थिति की कल्पना कीजिए, पुतिन एक एफएसबी गुंडे को बुलाते हैं ताकि वो उन्हें यूक्रेन युद्ध और खुद रूस में क्या हो रहा है इसकी जानकारी दे सके। सब कुछ बढ़िया है, गुंडा पुतिन से कहता है। यूक्रेन में हमारी सेना रिकॉर्ड गति से आगे बढ़ रही है। दोनबास निश्चित रूप से साल के अंत तक गिर जाएगा, और लोग वे आपको पहले से भी ज्यादा प्यार करते हैं। आपका कोई राजनीतिक विरोध नहीं है, हमने आपके लिए वो सब हटा दिया है, और हमारी सख्त कार्रवाई ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि कोई सामाजिक विद्रोह नहीं होगा। हम पर भरोसा कीजिए, हम आपकी भलाई के लिए ही काम कर रहे हैं। अब पहले पुतिन के आंतरिक सर्कल में अन्य उच्च पदस्थ लोग और आवाजें होती थी जो इस तरह की रिपोर्ट का विरोध कर सकती थी, यह मानते हुए कि एफएसबी पुतिन को झूठी जानकारी दे रहा है। अब पुतिन के आंतरिक सर्कल में ऐसा कोई नहीं है, और अपनी असीमित शक्ति के साथ एफएसबी किसी भी व्यक्ति पर कार्रवाई कर सकता है जिसे वो खतरे के रूप में देखता है। पुतिन के लिए नहीं, बल्कि एफएसबी की उस क्षमता के लिए जिससे वो पुतिन को वही कहानी सुना सके जो वो रूस के नेता को सुनाना चाहता है। क्या यह अवास्तविक लगता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। पुतिन पहले ही खुद को अलग थलग कर चुके हैं, और ऐसी खबरें आ रही है कि उन्हें हर स्रोत से झूठी जानकारी दी जा रही है, जिससे वह अपनी ही बनाई हुई भ्रांति के बुलबुले में फंस गए हैं। एफएसबी को उस बुलबुले को फोड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके बजाय ये लगातार ऐसी जानकारी देता रहेगा जिससे पुतिन को एफएसबी की ताकत और बढ़ाने के लिए मनाया जा सके। और वो ऐसा क्यों नहीं करेंगे? पुतिन को इस समय रूस में असल में क्या हो रहा है इसकी कोई जानकारी नहीं है। वो अपनी ही सनक में खोए हुए हैं। 2026 में पुतिन की सार्वजनिक उपस्थिति बहुत कम हो गई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह अपना ज्यादातर समय बंकरों में छुपकर बिताते हैं, जहां वह यूक्रेन के ड्रोन से तो सुरक्षित रहते हैं ही, साथ ही उन हत्यारों और सत्ता हथियाने वालों से भी बचते हैं जिनके बारे में उन्हें लगता है कि वे हर अंधेरे कोने में छुपे हुए हैं। मई की एक रिपोर्ट में फोर्ब्स ने कहा कि पुतिन अपना लगभग सारा समय विशाल भूमिगत बंकरों के एक द्वीप समूह में बिताते हैं, जहां उन्होंने रूसी अभिजात वर्ग पर अविश्वास करने लगे हैं और अपने सलाहकारों के दायरे को न्यूनतम कर दिया है। ये एफएसबी के लिए एक आदर्श स्थिति है जो पुतिन को झूठी जानकारी देकर अपनी खुद की ताकत बढ़ाना चाहता है। और ऐसा नहीं है कि ये एफएसबी या किसी और के लिए कोई नई रणनीति है। सालों से पुतिन के आसपास के लोग उन्हें झूठी जानकारी देते रहे हैं, या तो उनका समर्थन पाने के लिए या अपने खुद के मकसद पूरे करने के लिए। 15 जुलाई को यूनाइटेड 24 मीडिया ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें दिमित्री स्काराबुतोव की टिप्पणियां शामिल थी, जो रूस के सरकारी वेस्टी न्यूज प्रोग्राम के पूर्व संपादक है। स्काराबुतोव कहते हैं कि 2012 से उनके प्रोग्राम को मुख्य दर्शक के लिए खबरों का ऐसा संस्करण तैयार करने का काम सौंपा गया था जिसमें सिर्फ वही दिखाया जाता था जो पुतिन देखना चाहते थे। प्रचारकों ने कहा कि उन्होंने उन्हें असली घटनाओं से, सूचना के माहौल से और बाहरी दुनिया से संपर्क की बात तो छोड़ ही दे, पूरी तरह से अलग थलग करना शुरू कर दिया था। क्या एफएसबी वही वे थे जिनका जिक्र स्काराबुतोव ने किया था? चाहे ऐसा न भी हो, यह रिपोर्ट दिखाती है कि अपनी अलग थलग स्थिति के कारण पुतिन झूठी जानकारी से धोखा खाने के कितने ज्यादा शिकार हो सकते हैं। हम यूक्रेन युद्ध के मामले में भी ऐसी समानताएं देखते हैं। रूसी खोजी पत्रकार आंद्रे ज़ाखारोव कहते हैं कि पुतिन को उस युद्ध के बारे में जो भी जानकारी मिलती है जिसे उन्होंने शुरू किया, वह उन लोगों द्वारा नियंत्रित की जाती है जो उन्हें अपने हिसाब से प्रभावित करना चाहते हैं। स्थिति यह है कि दुर्भाग्यवश एक देश जो भयानक युद्ध लड़ रहा है, उसका शासन एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जो इंटरनेट का इस्तेमाल करने से इनकार करता है और पूरी तरह से दो स्रोतों पर निर्भर है, मीडिया
मीडिया और एफएसबी। ये बहुत ही भयानक बात है, जाकरोव कहते हैं। युद्ध अध्ययन संस्थान ने भी 2025 के अंत में कुछ ऐसा ही कहा था, यह बताते हुए कि युद्ध के बारे में झूठी रिपोर्टें, चाहे वे पुतिन के जनरलों से हो या उन लोगों से जिन्हें पुतिन ने उन जनरलों की रिपोर्ट आगे बढ़ाने के लिए नियुक्त किया है, इसने पुतिन को यह झूठा आभास दिया है कि रूस यूक्रेन में अच्छी प्रगति कर रहा है, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। तो असल में पुतिन है क्या? एक ऐसा नेता जो इंटरनेट का इस्तेमाल करने से इनकार करता है और अपनी जानकारी के लिए एफएसबी और राज्य नियंत्रित मीडिया पर निर्भर करता है। ऐसी मीडिया जिसे हमने अभी अभी स्थापित किया है कि उसे पुतिन को वही कहानियां सुनाने के लिए तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है जो वह सुनना चाहते हैं, और एक एफएसबी जिसका स्पष्ट हित पुतिन को प्रभावित कर खुद को मजबूत करना है। ये सब नियंत्रण से जुड़ा है, लेकिन इसका पुतिन को और अधिक नियंत्रण देने से कोई लेना देना नहीं है। जैसे जैसे एफएसबी की ताकत और बढ़ती है, ये केवल उस बुलबुले को और मजबूत करेगा जो उसने पुतिन के चारों ओर बनाया है। रूस के नेता को हकीकत से इतनी अच्छी तरह से दूर रखा जा रहा है कि उन्हें यह एहसास ही नहीं है कि अंदरूनी खतरा जिससे वह हमेशा डरते रहे हैं वास्तव में मौजूद है। लेकिन वह खतरा अभिजात वर्ग से नहीं आता, वह एफएसबी से आता है जिसे उन्होंने ताकत दी है। और जब एफएसबी पुतिन से सत्ता अपने हाथ में लेने के लिए तैयार हो जाएगा तो उसे बस एक बड़ी सुई लेनी है और उस बुलबुले को फोड़ देना है जिसे उसने खुद बनाया है। एफएसबी सत्ता अपने हाथ में ले रहा है। पुतिन बस इतने अंधे और दूसरों को लेकर इतने शकी हैं कि वह इसे देख नहीं पा रहे हैं। इन दिनों पुतिन के चमचों में से एक होना खतरनाक होता जा रहा है। देश के भीतर आपको एक ऐसे राष्ट्रपति से निपटना पड़ता है जो यूक्रेन को लेकर अपनी सनक में साफ तौर पर अपना दिमाग खो चुके हैं। पुतिन के सभी जनरलों के लिए फूक फूक कर कदम रखना एक खासियत बन गई है, क्योंकि वे बेतहाशा कोशिश करते हैं कि कुछ भी ऐसा न करें या न कहें जिससे सनकी पुतिन उन्हें खुले खिड़की से बाहर भेजने का आदेश दे दे। लेकिन उन जनरलों के लिए जो पुतिन की सनक से निपट लेते हैं, एक और खतरा है जो कहीं ज्यादा विस्फोटक है और जिसने अभी अभी 2 जनरलों की जान ले ली जो खाना खाते और बातचीत करते हुए मारे गए। रूस के सबसे सुरक्षित शहर में पुतिन के 2 जनरल अभी अभी रहस्यमय परिस्थितियों में मारे गए हैं और इसके लिए एक मॉस्को रेस्तरां में हुआ बम धमाका जिम्मेदार हो सकता है। रूसी सेना में डर फैल रहा है और ऐसा होना भी चाहिए। क्रेमलिन ने अपने सैन्य नेताओं की सुरक्षा के लिए जो भी इंतजाम किए हैं वे काम नहीं आ रहे हैं। चलिए स्थिति को समझते हैं। मॉस्को के केंद्र में कुद्रनिस्काया स्क्वायर में 1 अगस्त का दिन है। उस स्क्वायर में एक इतालवी रेस्टोरेंट है जिसका नाम बाल्सी रोसी है और वही रेस्टोरेंट एक और चमकदार शाम का गवाह बनने वाला था। बाल्सी रोसी के लिए ऐसी रातें कोई नई बात नहीं थी। मॉस्को के क्रास्नाया प्रेस्न्या इलाके में बसा हुआ यह रेस्टोरेंट शहर के सबसे अमीर इलाकों के बीचों बीच है। ओलिगार्क्स और सैन्य अधिकारी जिन सभी ने पुतिन के गंदे पैसे से अपनी जेबें भरी हैं, इस रेस्टोरेंट में नियमित रूप से आते हैं। मॉस्को के सबसे बेहतरीन खाने का आनंद लेने के लिए जब ये लोग अपनी शानदार पोशाकों में सज धज कर आते हैं तो ये अभिजात्य वर्ग ऐसे घूमते हैं जैसे अपने नेता द्वारा देश पर लाए गए आर्थिक संकट से पूरी तरह अनजान हो। तो क्या हुआ अगर रूस में ज्यादातर लोग बेकाबू महंगाई से जूझ रहे हैं और हर महीने 15,000 तक कारोबार बर्बाद हो रहे हैं। जो लोग पुतिन की चमचागिरी करते हैं उनके लिए खुशियां मिल ही जाती है और 1 अगस्त को उस खुशी का अनुभव करने वाला व्यक्ति पुतिन की सेना के नए शाखा कमांडरों में से एक था। वो व्यक्ति थे कर्नल जनरल अलेक्जेंडर चायोको। रूस की एरोस्पेस फोर्सेज के नए प्रमुख और रूस के हीरो का दर्जा पाने वाले व्यक्ति के पास 1 अगस्त को जश्न मनाने की वजह थी। वो अपना 55वां जन्मदिन मना रहे थे और उनके लिए चीजें इससे बेहतर नहीं हो सकती थी। जब आप पुतिन के करीबी सर्कल का हिस्सा होते हैं तो क्रूरता का फायदा मिलता है और जो व्यक्ति यूक्रेन के शहरों में नागरिकों की मौतों के लिए जिम्मेदार है उसे उसके काम के लिए अच्छा इनाम मिल रहा है। चायको ने अपने सम्मान में एक छोटी सी पार्टी रखी थी। विशिष्ट मेहमान बाल्सी रोसी में आ रहे थे। यूक्रेन के अंदर जो नरक उन्होंने बनाया है उसका जश्न मनाने के लिए एक और रात की पीठ थपथपाने और शानदार खाने के लिए तैयार थे। इतने विशिष्ट अतिथि के आने पर रेस्तरां ने सुरक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ी। जैसे ही वरिष्ठ अधिकारी और गणमान्य व्यक्ति पहुंचे, सुरक्षा गार्ड पूरी तरह सतर्क थे। फिर कोई अप्रत्याशित व्यक्ति आया, एक महिला जो एक पैकेज लेकर आई थी जो उपहार जैसा लग रहा था। महिला ने निजी कार्यक्रम में घुसने की कोशिश की लेकिन उसे दरवाजे पर ही रोक लिया गया। एक सुरक्षा गार्ड को उस कथित कुरियर पर शक हुआ और उसने उसे रोक लिया। उसने पूछा कि डिब्बे में क्या है। महिला सिर्फ इतना ही कह पाई कि उसमें एक उपहार है। उसकी शंका और बढ़ गई तो गार्ड ने तलाशी लेने का फैसला किया। तभी बम फट गया। इतना शक्तिशाली विस्फोट हुआ कि माना जाता है कि यह 1 किलोग्राम TNT के धमाके के बराबर था, जिससे बाल्सी रोसी हिल गया। बम संभवतः दूर से विस्फोट किया गया था और अब भी ये सवाल है कि क्या कुरियर को पता भी था कि उस पैकेज में क्या था। घटना के बाद रेस्तरां की जांच में पता चला कि विस्फोटक पैकेज में बॉल बेयरिंग भी भरी हुई थी जो जबरदस्त ताकत के साथ दूर दूर तक फैल जाती, जिससे हमले में हताहतों की संख्या बढ़ सकती थी। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि महिला के अवशेष हमले की जगह से लगभग 15 मीटर दूर पाए गए। वह महिला बाल्सी रोसी में मारे गए लोगों में से एक थी। आने वाले घंटों में और खबरें छनकर आईं।
विस्फोट में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें वो सुरक्षा गार्ड भी शामिल था जिसने पैकेज की तलाशी लेने का अनुरोध किया था। अन्य 21 लोग घायल हो गए थे। जब सशस्त्र अधिकारी और जांचकर्ता स्थल को घेर रहे थे और यह पता लगाने लगे कि क्या हुआ था, बालसी रूसी ने केवल इतना कहते हुए सोशल मीडिया का सहारा लिया कि बाहर कोई समस्या है। उस पोस्ट को जल्द ही हटा दिया गया और खुद रेस्तरां ने उसे अनुचित बताया। यह स्पष्ट नहीं है कि उस अनुचितता का संबंध पोस्ट की अनौपचारिक प्रकृति से था या उस समय चल रही सक्रिय जांच के कारण था जब वह पोस्ट की गई थी। 2 अगस्त तक कई स्रोतों के अनुसार, जिनमें क्रेमलिन समर्थक रैन टीवी टेलीग्राम चैनल और रूस का इज़वेस्टिया अखबार शामिल है, मौतों की संख्या बढ़ गई थी। ऐसा लगता है कि 21 घायलों में से 2 ने शायद अपनी चोटों के कारण दम तोड़ दिया। मॉस्को में जो हुआ है उसने शहर को तबाह कर दिया है। ये कैसे हो सकता है? मॉस्को को तो इस तरह के हमलों से सुरक्षित माना जाता है। ये रूस की राजधानी है जो विशाल वायु रक्षा घेरों से घिरी हुई है और सुरक्षा सेवाओं से भरी हुई है, जिनका एकमात्र काम लोगों की सुरक्षा करना है, खासकर पुतिन और उनके करीबी लोगों की। अलेक्जेंडर चाइको उस आंतरिक मंडली का हिस्सा है और यह काफी स्पष्ट लगता है कि वह उस तोहफे का संभावित लक्ष्य थे जो शायद अनजान महिला 1 अगस्त को बेलगोरोड लेकर आई थी। लेकिन चाइको ही निशाना क्यों होते? अगर आप यूक्रेनी हैं तो इस खास जनरल को मार गिराने के लिए आपके पास काफी वजहें हैं। मई में चाइको को आधिकारिक रूप से रूसी एरोस्पेस फोर्सेस का नया कमांडर नियुक्त किया गया, जिसमें उन्होंने विक्टर अवजालोव की जगह ली। यह पुतिन की तरफ से एक अजीब फैसला था। चाइको निश्चित रूप से एक अनुभवी कमांडर है, वो रूस के हीरो है और इसकी एक वजह है, लेकिन वो वजह यह है कि उनकी विशेषज्ञता लगभग पूरी तरह से उन सैनिकों को यूक्रेन में रूस द्वारा बनाए गए मांस पीसने वाली चक्की में झोंकने पर केंद्रित है। वह एक जमीनी सेना के कमांडर है जिन्हें एक हवाई भूमिका में डाल दिया गया, जिसे उदारता से राजनीतिक रूप से प्रेरित कदम कहा जा सकता है। कम उदारता से कहे तो चाइको एक ऐसे व्यक्ति हैं जो वही करेंगे जो पुतिन उन्हें करने के लिए कहेंगे, जब पुतिन उन्हें करने के लिए कहेंगे। और इसका मतलब है कि जब आदेश आएगा कि यूक्रेन के शहरों पर और मिसाइलें और ड्रोन छोड़कर जितने ज्यादा नागरिकों को मारा जा सके, चाइको बिना किसी सवाल के वो काम करेंगे। हालांकि एक जमीनी कमांडर होने के बावजूद चाइको को हवा से निर्दोष लोगों को मारने का भी काफी अनुभव है। वह सीरिया में अपने काम के लिए मशहूर हुए जब उन्हें सितंबर 2019 से नवंबर 2020 के बीच पूर्व तानाशाह बशर अल असद का समर्थन करने के लिए भेजा गया था और 2021 में कुछ महीनों के लिए एक बार फिर भेजा गया। वहां चाइको ने क्लिनिकों, स्कूलों, अस्पतालों और बेकरीज पर लगातार हवाई हमलों की निगरानी की, खासकर इदलिब क्षेत्र में, जिसे उस समय असद शासन के खिलाफ लड़ रहे विद्रोहियों ने कब्जे में लिया हुआ था। इन हमलों की व्यवस्थित और निर्मम प्रकृति ने रूस के राष्ट्रपति को दिखा दिया कि चाइको भी उतने ही बेरहम हो सकते हैं जितने खुद पुतिन। और वास्तव में अपनी नई भूमिका में चाइको के पहले कुछ महीनों में ही उन्होंने अपनी तरह की क्रूरता यूक्रेन के लोगों पर भी ढा दी है। यूक्रेन में चल रही पैट्रियट मिसाइलों की कमी का फायदा उठाते हुए चाइको ने आदेश दिया है कि यूक्रेन के शहरों पर बड़ी संख्या में बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जाएं। जुलाई में चाइको की सेनाओं ने यूक्रेन पर 195 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिनमें से केवल 29 को ही रोका जा सका क्योंकि पैट्रियट मिसाइलों का भंडार कम हो गया था। उन बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ 265 क्रूज मिसाइलें भी दागी गई, जिनमें से 187 को रोका गया और साथ ही 8,653 स्ट्राइक ड्रोन भी भेजे गए। रूस के कई हमलों में आम नागरिकों की मौत हुई और अगस्त में किए गए हमलों में और भी लोग मारे गए। 5 अगस्त को रूस ने एक और जबरदस्त हमला किया, जिसका मुख्य निशाना कीव और उसके आसपास के इलाके थे, जहां कम से कम 17 लोगों की मौत की खबर है। खार्किव और डोनेट्स्क में भी हताहत हुए, जहां खार्किव में 1 व्यक्ति की मौत हुई और डोनेट्स्क में 3 लोगों की मौत की खबर है। इसी वजह से चाइको पुतिन के लिए इतने महत्वपूर्ण हैं। वह यूक्रेनी नागरिकों की मौत का आदेश बिना किसी पछतावे के देंगे। तो आप शायद तैयार हैं कि हम आपको बताएं कि चाइको भी मास्को रेस्टोरेंट हमले में मारे गए, जो यूक्रेन के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन यहीं पर कहानी में एक मोड़ आता है। बम का सुरक्षा से पार न जा पाना चाइको की जान बचाने वाला साबित हुआ। रूस का दावा है कि आसमान से मौत बरसाने वाला कसाई एक और दिन लड़ने के लिए बच गया है। हालांकि उसका परिवार शायद इस बमबारी से पूरी तरह सुरक्षित नहीं बची। रूसी समाचार एजेंसी द ओस्का, जिसे निर्वासित कर दिया गया है, के अनुसार संभवतः इसलिए क्योंकि इसकी रिपोर्टिंग क्रेमलिन के आधिकारिक रुख से मेल नहीं खाती थी। बाल्टी रूसी प्रबंधन के एक सूत्र ने दावा किया कि मारिया चाइको, जो जनरल की बेटी है, वह विस्फोट में घायल हो सकती थी। यह चाइको को एक संदेश भेजता है जो यूक्रेनी नागरिकों को बिना किसी पछतावे के मारता है। उसने अभी अभी यह जान लिया है कि युद्ध उसके परिवार तक भी पहुंच सकता है अगर मान ले कि इसके पीछे यूक्रेन था। वह कुछ भी पुष्टि नहीं हुई है और यूक्रेन कुछ नहीं कह रहा है, फिर भी मारिया अलेक्जेंडर नहीं है, तो इसका मतलब है कि जिसने भी यह हत्या का प्रयास किया वह रूसी सैन्य कमान को कोई गंभीर नुकसान पहुंचाने में नाकाम रहा। सही है? जरा ठहरिए, इस खास कहानी में ट्रिजलर्स के पैक से भी ज्यादा मोड़ है, क्योंकि कुछ और खबरें सामने आई हैं जो बताती हैं कि मॉस्को बम धमाका जितना पहले सोचा गया था उससे कहीं ज्यादा सफल हो सकता है। लेकिन इससे पहले कि हम और खुलासा करें, ये याद दिला दूं कि आप मिलिट्री शो देख रहे हैं। हम आपको पूरी तस्वीर दिखाते हैं, सुर्खियों से आगे जाकर बताते हैं कि असल में क्या हो रहा है।
जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू रखें ताकि हमारी आने वाली किसी भी वीडियो को आप मिस न करें। 6 अगस्त को यूनाइटेड 24 मीडिया ने एक बहुत ही दिलचस्प लेख प्रकाशित किया। इसमें कहा गया कि रूसी जनरलों की एक जोड़ी, जिनमें से एक की पहचान नहीं हुई है लेकिन दूसरे का नाम लेफ्टिनेंट जनरल इगोर यारोसेलिमो बताया गया है, रहस्यमय परिस्थितियों में मारे गए हैं। निक्रोमिंसर एक्स अकाउंट ने रिपोर्ट किया कि जनरल को 5 अगस्त को दफनाया गया था, लेकिन यह भी दावा किया जा रहा है कि दफन की सूचना एक योजना हो सकती है और यारोसेलिमो अभी भी जीवित हो सकते हैं। ऐसा बिल्कुल वही लगता है जैसा कि क्रेमलिन के सूत्र तब कहते जब कोई हाई प्रोफाइल जनरल मारा जाता है। लेकिन जिस बात पर आपको सच में ध्यान देना चाहिए वो है दफन की तारीख, 5 अगस्त। 1 अगस्त के सिर्फ कुछ दिन बाद है जब मॉस्को के रेस्टोरेंट पर हमला हुआ था। यूनाइटेड 24 मीडिया इसे साफ तौर पर बताता है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि यूरासोलिमो और वह अज्ञात जनरल चाइको की छोटी दावत की गेस्ट लिस्ट में थे। अगर ऐसा है तो बाल्सी रोसी में हुआ हत्या का प्रयास शुरुआत में जितना सोचा गया था उससे कहीं ज्यादा सफल रहा हो सकता है। चाइको शायद बच गए हों, लेकिन 2 अन्य जनरल मारे गए हो सकते हैं। हमें ये पक्का पता है कि उस अज्ञात जनरल का अंतिम संस्कार हो चुका है। यारोसेलिमो के अंतिम संस्कार की जगह का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन दूसरे जनरल को ट्रोइखुरोवस्कोय कब्रिस्तान में दफनाया गया। बताया जाता है कि यह समारोह भारी सुरक्षा के बीच आयोजित किया गया था। अधिकारियों ने सुबह से ही कब्रिस्तान की सुरक्षा की, जबकि सैनिकों को बसों में लाकर श्रद्धांजलि दिलवाई गई। वाहनों की जांच भी की जा रही थी और समारोह में जाने वाले सभी पैदल यात्रियों को मेटल डिटेक्टर से गुजरना अनिवार्य था। लेकिन यहीं पर मामला बहुत दिलचस्प हो जाता है। यूनाइटेड 24 मीडिया के अनुसार जुलूस के साथ एक सम्मान गार्ड था, जिससे यह संकेत मिलता है कि जिस अनाम जनरल को दफनाया जा रहा था वह कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति था। उस गार्ड ने रूसी एरोस्पेस फोर्सेस का झंडा फहराया। हालांकि कब्र के पास एक रूसी ग्राउंड फोर्सेस का झंडा रखा गया था। यहाँ कुछ दिलचस्प बातें एक साथ आती है। एक जनरल जिसने रूस की वायु और जमीनी दोनों सेनाओं में सेवा दी है। एक सम्मान गार्ड जो किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के योग्य है, शायद रूस के हीरो के भी। एक आदमी जिसकी शायद एक बेटी थी जो एक खास रेस्टोरेंट धमाके के काफी करीब थी और बताया गया कि वो घायल हो गई थी। ये सब कुछ वैसा ही अंतिम संस्कार लग रहा है जैसा कि अलेक्जेंडर चाइको जैसे आदमी के लिए किया जाता। ये और भी ज्यादा संभव लगता है, खासकर 8 अगस्त की एक प्रावदा रिपोर्ट के बाद, जिसमें खुलासा हुआ कि यूलिया किरिलोवा नाम की एक महिला जो चाइको की रिश्तेदार थी, मॉस्को रेस्टोरेंट बम धमाके में लगी चोटों के कारण दम तोड़ गई। ऐसी भी खबरें हैं कि चाइको के दामाद की भी हमले में मौत हो गई, शायद वही व्यक्ति जो उनकी घायल बताई जा रही बेटी के पति थे। हम चाइको के हमले के बाद सार्वजनिक रूप से दिखाई देने या अपने पद पर लौटने की कोई रिपोर्ट भी नहीं ढूंढ पाए हैं, और किरिलोवा की मौत और उनकी बेटी के बम से घायल होने की खबरों के साथ ये काफी स्पष्ट लगता है कि चाइको खुद भी धमाके के इतने करीब रहे होंगे कि वे भी उसकी चपेट में आ गए होंगे। क्या रूस का यह दावा कि चाइको मारे नहीं गए जल्दबाजी में किया गया या शायद झूठा हो सकता है? क्या रूस ने अपने शीर्ष जनरलों में से एक का गुप्त रूप से अंतिम संस्कार कर दिया है, जबकि वो दावा कर रहा है कि वो हमले में बच गए थे? हमें तब तक पता नहीं चलेगा जब तक चाइको फिर से सामने नहीं आते। मान ले कि वह ऐसा करने की हालत में है और आप जानते हैं मरे नहीं हैं, और अगर चाइको का गुप्त रूप से अंतिम संस्कार कर दिया गया है, शायद ये दावे भी झूठे हैं कि इगोर यारोसेलिमो को अभी अंतिम विश्राम नहीं दिया गया है। इस घटना के चारों ओर बहुत रहस्य और साजिश है, और रूस ने उस दुर्भाग्यपूर्ण 1 अगस्त की शाम बाल्सी रोसी में हुई असली क्षति के बारे में पूरी तरह चुप्पी साध रखी है। रूस को बस एक ही बात को लेकर पूरा यकीन है कि मॉस्को बम धमाके के लिए किसे दोषी ठहराना है। इसमें कोई सवाल नहीं है। रूस का दावा है कि इसके पीछे यूक्रेन ही था। मॉस्को के मेयर सर्गे सोबियानिन हमले के तुरंत बाद रिपोर्ट करते समय अपने कुछ सहयोगियों की तुलना में थोड़े शांत थे। कल मॉस्को में एक क्रूर आतंकवादी हमला हुआ जिसमें कई लोगों की जान चली गई। इस अपराध के लिए जिम्मेदार लोगों को निश्चित रूप से ढूंढ निकाला जाएगा और उन्हें उनकी करनी की सजा मिलेगी, सोबियानिन ने घोषणा की। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि उनके अनुसार इस हमले के पीछे कौन हो सकता है या उनका मकसद क्या हो सकता है। रोम में रूस के दूतावास ने इस बात को लेकर कोई संदेह नहीं छोड़ा कि क्रेमलिन इस बम धमाके के लिए किसे जिम्मेदार ठहराता है। दूतावास ने दावा किया कि यह हमला कीव के आतंकवादियों ने किया था और उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि रूस में काम कर रहे इटालियनों को डराया जा सके और उन्हें दिखाया जा सके कि वे भी निशाने पर हैं और वे भी इन बदमाशों के अगले शिकार बन सकते हैं। रूस पहले से ही घटनाओं को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश कर रहा है और यूक्रेन के एक सहयोगी देश को उसके खिलाफ करने की कोशिश कर रहा है। ये रूस की आम रणनीति है। कोई कैसे विश्वास कर सकता है ये दावा कि यूक्रेन बाल्सी रोसी को निशाना बनाकर इटालियन शेफ्स को मारना चाहता था, जबकि उसी समय एक प्रमुख रूसी जनरल उस रेस्टोरेंट पे पार्टी कर रहा था, हमारी समझ से बाहर है। अगर यूक्रेन ने ऐसा किया तो चाइको ही साफ तौर पर इसका मकसद था। यूक्रेन सिर्फ रूस में काम करने के लिए इटालियन नागरिकों पर हमला नहीं करेगा, चाहे रोम में दूतावास कुछ भी दावा करे। अगर मान भी ले कि यूक्रेन ने यह हमला किया है तो भी यूक्रेन की जासूसी या गुप्त सेवाओं ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। लेकिन रूस को लगता है कि उसे पता है कि बाल्सी रोसी में बम किसने लगाया, और देश के उन तमाम जनरलों के लिए जिन्हें रेस्तरां में हुई घटना को पूरी दहशत के साथ देखना पड़ा, एक संदेश दिया गया है। तुम में से कोई भी सुरक्षित नहीं है, चाहे तुम कौन हो या कहां से हो। जो भी ये हत्याएं कर रहा है, हाँ, हमने हत्याएं बहुवचन में कहा है,
और ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि ऐसा लगता है कि रूस के 2 जनरल शायद खुद चायको भी 1 अगस्त के हमले के बाद मारे गए। बालसी रूसी बम धमाका तो बस हत्याओं और हत्या के प्रयासों की एक कड़ी में ताज़ा घटना है जिसने रूस के कई शीर्ष जनरलों को कब्र में पहुंचा दिया है। मेडूसा ने 3 अगस्त की एक रिपोर्ट में और खुलासा किया। इसमें कहा गया कि पिछले 2 सालों में रूसी जनरलों पर कम से कम 6 हत्या के प्रयास हुए हैं, जिनमें से 3 की मौत की पुष्टि हो चुकी है। इसमें बालसी रूसी बम धमाका शामिल नहीं है। दिसंबर 2024 में रूस की रेडियोधर्मी रासायनिक और जैविक रक्षा बलों के प्रमुख इगोर किरिलोव इन हत्या के प्रयासों में मरने वाले पहले वरिष्ठ रूसी जनरल बने। जब मॉस्को में उनके पास से गुजरते समय एक स्कूटर से जुड़ा बम विस्फोट किया गया। कुछ ऐसा ही रूस के जनरल स्टाफ के मुख्य ऑपरेशंस निदेशालय के उप प्रमुख के साथ भी हुआ, लेफ्टिनेंट जनरल यारोस्लाव मोस्कालिक, अप्रैल 2025 में। बस फर्क इतना था कि उन्हें एक वोल्क्सवैगन कार से उड़ाया गया था जिसमें बम लगाया गया था, न कि स्कूटर से। उनके बाद लेफ्टिनेंट जनरल फेनोर सावरोव का भी निधन हो गया, जो रूसी जनरल स्टाफ के ऑपरेशनल ट्रेनिंग निदेशालय के प्रमुख थे। एक बार फिर इस बार दक्षिणी मॉस्को में कार बम ही जिम्मेदार था। और भी कई प्रयास किए गए हैं। जनरल स्टाफ के मुख्य निदेशालय के पहले उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल व्लादिमीर अलेक्सेयेव को उसी अपार्टमेंट बिल्डिंग की लॉबी में गोली मार दी गई जहां वे रहते थे। ऐसा लगता है कि वे बच गए। ऐसा ही शायद मेजर जनरल आजाद बेग उमुरबेको के साथ भी हुआ, जो रूस की 64वीं मोटराइज्ड राइफल ब्रिगेड का नेतृत्व करते हैं। यही वह ब्रिगेड है जिसने फरवरी 2022 में कीव पर आक्रमण करने की कोशिश की थी, जिससे वे एक बहुत ही उच्च प्राथमिकता वाला लक्ष्य बन गए, खासकर बुच्चा के लोगों के लिए। उमुरबेको बुच्चा के कसाईयों में से एक है, जो आक्रमण के शुरुआती हफ्तों में सैकड़ों नागरिकों की हत्या और यातना के लिए जिम्मेदार हैं। हो सकता है या नहीं भी, उन्हें कब्रोव्स के एक सैन्य गैरिसन में एक मेल बॉक्स में बम रखकर निशाना बनाया गया हो। रिपोर्ट्स स्पष्ट नहीं है, केवल गुमनाम टेलीग्राम चैनल ही हमले के होने का दावा कर रहे हैं, मेडूजा रिपोर्ट करता है। इन सब से एक बात तो साफ है कि बालसी रूसी में जो हुआ वह कोई एक बार की घटना नहीं थी। ये एक ऐसे पैटर्न का हिस्सा है जिससे रूस के जनरल बहुत डरे हुए हैं, खासकर क्योंकि ये मॉस्को के दिल में की गई एक और हत्या की कोशिश है। कोई है तो ये है, और हम यह निश्चित रूप से नहीं कह रहे कि वह यूक्रेन है जिसके ऑपरेटिव्स रूसी सत्ता के केंद्र में काम कर रहे हैं, और ऐसा लगता है कि क्रेमलिन इसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता। रूस अपने जनरलों की सुरक्षा करने की कोशिश कर रहा है। सुरक्षा के उपाय किए जा रहे हैं, जैसे कि वे जो बालसी रूसी के अंदर थे जब चारको पर हमला हुआ था। लेकिन यह सब कुछ भी काफी नहीं है। रूस हत्यारों को ढूंढ नहीं पा रहा है, और अगर वह उन्हें ढूंढ नहीं सकता तो उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता। जो भी ये हत्याएं कर रहा है उसके पास खुद मॉस्को के अंदर जासूसों का पूरा नेटवर्क होना चाहिए, जो उसकी आंख और कान बनकर काम कर रहे हैं जब वे संभावित लक्ष्यों पर नजर रखते हैं। रूस के अभिजात्य वर्ग को समझ नहीं आ रहा कि वे किस ओर जाएं। उन्हें पता है कि कहीं न कहीं छाया में छुपा कोई व्यक्ति इस वक्त उनकी निगरानी कर रहा हो सकता है, और अगर वे इतने दिखावटी हैं कि मॉस्को के सबसे अमीर इलाकों में भव्य जन्मदिन पार्टी रखते हैं, तो इसका मतलब है कि वे निशाने पर हैं। जहां तक क्रेमलिन की इन वरिष्ठ हस्तियों को दी गई सलाह की बात है, तो दाढ़ी बढ़ाओ और अपनी रास्ते सच में बदलो। यही बात द इनसाइडर ने रिपोर्ट की है कि मॉस्को में हालिया बम धमाके के बाद रूसी जनरलों को उनके रक्षा मंत्रालय द्वारा ऐसा करने के लिए कहा जा रहा है। हमारा मतलब है ये क्लार्क केंट और उसके चश्मे से तो बेहतर है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ दाढ़ी बढ़ा लेने से किसी हत्यारे को धोखा दिया जा सकता है, जो अपने टारगेट की हर हरकत पर नजर रखे हुए है। जब वो टारगेट अपने घर से बाहर निकलेगा तो ट्रैकर बस यही कहेगा, देखो इन्होंने दाढ़ी बढ़ा ली है। सोशल मीडिया पर अपनी निजी जानकारी पोस्ट न करें, फोन नंबर बदले, और जिन रास्तों पर आप अक्सर जाते हैं वहां बार बार दिखने वाले किसी भी व्यक्ति से सतर्क रहें। लेकिन यही तो समस्या है। ये तो सबसे बुनियादी बातें हैं। इन जनरल्स को न तो कोई पर्सनल बॉडीगार्ड दिया जा रहा है और न ही कोई ऐसी चीज जो वाकई हमले को रोक सके। बस दाढ़ी बढ़ा लो और इंटरनेट से दूर रहो, यही सलाह दी जा रही है। बुनियादी है, लेकिन शायद चायको ने इस सलाह का पालन नहीं किया। अब रूस के जनरल्स के बीच एक नया डर फैल रहा है, और कितनी भी दाढ़ी बढ़ा लो ये डर नहीं रुकेगा। यह तथ्य कि बालसी रूसी हमला हुआ पुतिन के लिए एक और अपमान है, एक ऐसी जंग में जो पहले ही अपमानों से भरी हुई है। हर कुछ हफ्तों में ऐसा होता है। अब एक और ऐसी खबर आ गई है जो अंत की शुरुआत जैसी लगती है। रूस की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, क्रीमिया अलग थलग पड़ गया है और क्रेमलिन के सैनिक दसियों हजार की संख्या में मारे जा रहे हैं। अब अधिकांश रूसी चाहते हैं कि ये युद्ध रुक जाए और रूस शांति वार्ता शुरू करे, और हर बार वही बुनियादी सवाल उठता है कि यूक्रेन में ये युद्ध आखिर और कितने समय तक चल सकता है। हालांकि ये तर्क दिया जा सकता है कि ये सवाल गलत है, या कम से कम ये गलत चीज पर केंद्रित है, क्योंकि इस सवाल का ईमानदार जवाब कि पुतिन ये युद्ध और कितने समय तक चला सकते हैं असल में टैंकों या ड्रोन पर निर्भर नहीं करता, या फिर हर महीने किसी खास गांव या शहर के आसपास कितने किलोमीटर इलाका हाथ बदलता है उस पर भी नहीं। ये उस चीज के बारे में है जो कहीं ज्यादा अदृश्य है और जिसे पलटना कहीं ज्यादा मुश्किल है। पिछले 4 वर्षों में यूक्रेन में युद्ध सिर्फ एक युद्ध नहीं रहा जिसे रूस लड़ रहा है, बल्कि ये रूस की पूरी आंतरिक व्यवस्था को चलाने वाली चीज बन गया है। और इससे पूरा सवाल बदल जाता है, क्योंकि अगर ये सच है तो व्लादिमीर पुतिन के
के लिए सबसे डरावना परिदृश्य युद्ध हारना नहीं बल्कि उसे जीतना है। आइए उस हिस्से से शुरू करते हैं जो सबसे ज्यादा उल्टा लगता है, क्योंकि इसी हिस्से के पीछे सबसे ज्यादा सबूत भी हैं। पिछले कुछ वर्षों से हम सभी इस विचार के आदी हो गए हैं कि प्रतिबंध और युद्ध क्षेत्र में हार धीरे धीरे रूसी अर्थव्यवस्था का गला घोंट रहे हैं और आखिरकार ये दबाव मॉस्को को बातचीत की मेज पर आने के लिए मजबूर कर देगा। बेशक रूस की अर्थव्यवस्था पर वास्तव में दबाव है और ये एक महत्वपूर्ण प्रभाव भी डाल रहा है, लेकिन ये देखना आसान है। 2023-24 में जबरदस्त उछाल के बाद 2025 और 2026 के शुरुआती महीनों में जीडीपी वृद्धि लगभग 1% तक धीमी हो गई। रूस के आर्थिक विकास मंत्रालय ने बताया कि अर्थव्यवस्था में 0.3% की गिरावट आई है। हालांकि ये संख्या छोटी लग सकती है, लेकिन ये युद्धकालीन खर्च को बिना वित्तीय दबाव बढ़ाए बनाए रखने के लिए जरूरी गति से काफी कम है। लेकिन युद्ध ने रूस को सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं पहुंचाया, देश को उस युद्ध का समर्थन करने के लिए पूरी आर्थिक नींव को फिर से बनाना पड़ा है। और अब रूस की अर्थव्यवस्था वास्तव में युद्ध के जारी रहने पर उतनी ही निर्भर है जितनी यूक्रेन उसकी समाप्ति पर निर्भर है। ये सबसे ज्यादा स्पष्ट है कि रूस के श्रमिक कहाँ काम कर रहे हैं। 2021 से रूस की श्रम शक्ति का रक्षा उद्योग में काम करने वाला हिस्सा 4% से कम से बढ़कर थोड़ा सा 5% से ऊपर हो गया है। ये सुनने में ज्यादा नहीं लगता जब तक आप इसे लोगों की संख्या में नहीं बदलते। करीब 3.8 मिलियन रूसी ऐसे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं जो सीधे सैन्य औद्योगिक परिसर से जुड़े हैं, जो कि आक्रमण शुरू होने के बाद से आधे मिलियन से ज्यादा नौकरियों की बढ़ोतरी है। और ये सिर्फ कोई आम नौकरियां नहीं है। रक्षा क्षेत्र में वेतन हर साल 30 से 60% तक बढ़ रहे हैं, जो महंगाई से कहीं ज्यादा है, जबकि इस देश में इस तरह की वेतन वृद्धि पहले कभी सोची भी नहीं जा सकती थी। प्रांतीय शहरों में जो एक दशक से ठहरे हुए थे, रक्षा संयंत्रों की तनख्वाहें वाकई में बदलाव ला रही हैं। रूस हथियारों के उत्पादन में भारी अभूतपूर्व मात्रा में सरकारी पैसा लगा रहा है और यह खर्च वेतन, उपभोग और क्षेत्रीय बजट तक फैल रहा है, जो अन्यथा घट रहे होते। ये रणनीति सीमित अर्थ में सफल रही है, क्योंकि इससे युद्धकालीन अर्थव्यवस्था चलती रहती है। आधिकारिक तौर पर सैन्य खर्च रूस की जीडीपी का लगभग 7 से 8% है। अनौपचारिक रूप से कुछ अनुमान बताते हैं कि जब आप संबंधित बजट लाइनों के अंदर छिपी हर चीज को शामिल करते हैं, तो वास्तविक आंकड़ा 10 से 12% के करीब पहुंच जाता है। किसी भी तरह से देखें, हम एक ऐसे युद्धकालीन प्रोत्साहन की बात कर रहे हैं जो सोवियत संघ के बाद से रूस में या कहीं और इस पैमाने पर कभी नहीं हुआ। यही हमें उस मुद्दे पर लाता है कि युद्ध समाप्त होने के बाद अर्थव्यवस्था का क्या होगा। यहीं पर पिछले एक साल में रूस के मामलों के विश्लेषकों के बीच एक वाकई चौंकाने वाला तर्क उभर रहा है, और वो ये है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शायद एक और साल युद्ध का खर्च उठाना पहले साल की शांति के मुकाबले ज्यादा आसानी से उठा सकते हैं। और इसका कारण ये नहीं है कि शांति अपमानजनक होगी या ये हार जैसी दिखेगी, हालांकि ये दोनों बातें भी उनके लिए मायने रखती हैं, बल्कि इसका कारण शुद्ध आर्थिक तंत्र है। 89 रूसी संघीय क्षेत्रों में से 2025 में 74 ने बजट घाटा दिखाया, जो 50 से बढ़ गया है। स्वयं संघीय घाटा इस साल के पहले 6 महीनों में ही पूरे साल के लक्ष्य से आगे निकल गया, और ये सब तब हो रहा है जब युद्ध अर्थव्यवस्था अभी भी पूरी गति से चल रही है। एक असली डीमोबिलाइजेशन, जिसमें वास्तव में लड़ाई रुक जाती है और उसे बनाए रखने के लिए पैसा आना बंद हो जाता है, युद्धकालीन व्यवस्था को जड़ से उखाड़ देगा। आय समर्थन, जो दर्जनों क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं को सहारा दे रहा है, जबकि उन सभी वादों को पीछे छोड़ रहा है जो उन क्षेत्रीय सरकारों ने उसी पैसे के भरोसे किए थे। ये कोई स्प्रेडशीट की समस्या नहीं है जिसे आप मॉस्को से ट्रांसफर पेमेंट करके ठीक कर सकते हैं। ये एक संरचनात्मक खामी है। और फिर डीमोबिलाइजेशन का दूसरा पहलू है लोग। 2025 में रूस ने 4 लाख से अधिक अनुबंधित सैनिकों की भर्ती की, जिन्हें अंततः घर लौटकर काम ढूंढना होगा। इतने सारे लोगों को एक साथ फिर से श्रम शक्ति में छोड़ देना ही अपने आप में बेरोजगारी को काफी हद तक बढ़ाने के लिए पर्याप्त होगा। याद रखिए, ये आंकड़े सिर्फ 2025 के हैं और रूस 2026 में भर्ती बढ़ाने की योजना बना रहा है। यहाँ तक कि मोर्चे पर सैनिकों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए साल भर की अनिवार्य भर्ती की ओर बढ़ रहा है। असल में अचानक बेरोजगार होने वाले लोगों की संख्या शायद 1 मिलियन के करीब या उससे भी ज्यादा हो सकती है। और फिर हमें ये भी सोचना होगा कि ये पुरुष किस तरह की नौकरियों के लिए योग्य हैं। युद्ध लड़ते समय जो खास कौशल आप सीखते हैं, उनकी नागरिक जीवन में बहुत कम मांग होती है। 2025 के अनुमान बताते हैं कि पहले से ही डीमोबिलाइज किए गए लगभग 43% सैनिक नागरिक नौकरी नहीं ढूंढ पाए। अब उसमें लौटने वाले दिग्गजों की कहीं बड़ी संख्या जोड़ दें और उसमें युद्ध के मानसिक बोझ को भी मिला दें, तो आपके पास बड़ी संख्या में हथियारबंद, प्रशिक्षित, मोहभंग से भरे युवा पुरुष होंगे, जिनके पास करने के लिए कुछ नहीं है और आभार महसूस करने का कोई कारण नहीं है।
तो क्रेमलिन का सबसे संभावित रास्ता एक साफ सुथरी शांति और उसके बाद एक साफ सुथरा संक्रमण नहीं है। ये एक धीमी गति से की जाने वाली डीमोबिलाइजेशन है, जिसमें युद्ध अनुभवी सैनिकों को वर्दी में बनाए रखा जाता है, पैसे का प्रवाह जारी रहता है और पूरी व्यवस्था कम लेकिन फिर भी पर्याप्त गति से अनिश्चित काल तक चलती रहती है। दूसरे शब्दों में, सबसे अच्छे हालात में भी अगर कल ही गोलीबारी बंद हो जाए तो युद्ध की अर्थव्यवस्था उसके साथ बंद नहीं होती। अब आइए बात करते हैं कि असल में इससे फायदा किसे होता है, क्योंकि यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। जहां युद्ध रूस और यूक्रेन के बीच हो रहा है, वहीं असल में जो लोग जिम्मेदार हैं और जो तंत्र रूस की आक्रामकता के पीछे की भू राजनीति को बढ़ावा देते हैं, वे कई बार रूस में भी नहीं होते। इसके लिए हमें युद्ध से पहले के समय में जाना होगा, जब रूसी ताकत पुतिन के अधीन 3 स्तंभों पर टिकी हुई थी। वहाँ टेक्नोक्रेट थे, जैसे प्रधानमंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर, जिनका काम अर्थव्यवस्था को स्थिर और बढ़ते हुए रखना था। वहाँ सिलोविकी थे, यानी सुरक्षा सेवाएं, जिनका असली काम जनता को नियंत्रित करना नहीं था, बल्कि अभिजात वर्ग को अनुशासित करना था, ताकि कोई भी हद से ज्यादा आगे न बढ़े। और वहाँ ओलिगार्क्स थे, यानी कारोबारी लोग, जो रूस का तेल, गैस और धातुएं पश्चिमी देशों को बेचते थे, जिन्होंने अपनी दौलत का बड़ा हिस्सा देश के बाहर सुरक्षित रखा था और बदले में वे एक अजीब तरह की अर्ध स्वतंत्रता का आनंद लेते थे। वे पुतिन की व्यवस्था के भीतर काम करते थे, लेकिन उनके पास दबदबा था और सबसे महत्वपूर्ण बात, उनके पास बाहर निकलने का रास्ता था। मॉस्को उन पर दबाव बना सकता था, लेकिन उन्हें आसानी से बर्बाद नहीं कर सकता था। पिछले 4 वर्षों में पूरी व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया गया है और उसे पूरी तरह अलग चीज में बदल दिया गया है। टेक्नोक्रेट अभी भी वहाँ हैं, लेकिन उनका काम पूरी तरह बदल गया है। पहले वे समृद्धि का निर्माण करते थे, अब वे सिर्फ मशीन को जाम होने से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। रूस ने पश्चिमी पूंजी बाजारों तक पहुंच खो दी है। 2025 के अंत तक अनुमान है कि रूस के लगभग 300 अरब डॉलर के भंडार विदेशों में जमे हुए हैं। राष्ट्रीय संपदा कोष, जो देश का आपातकालीन भंडार है, उसकी तरल संपत्ति युद्ध से पहले के मुकाबले 40% से भी कम रह गई है। ऊर्जा से होने वाली आमदनी, जो कभी संघीय बजट का 1/3 से ज्यादा हिस्सा थी, अब घटकर लगभग 1/4 रह गई है। हालांकि रूस ने निर्यात का रुख बदलकर और प्रतिबंधों के अनुसार खुद को ढालकर तेल और गैस से होने वाली आय में उतार चढ़ाव देखा है। ब्याज दरें ऐसे स्तर पर बनी हुई हैं, जिन्हें लगभग किसी भी अन्य अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आपातकाल माना जाएगा। टेक्नोक्रेट्स पहले से कहीं ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और लगातार अपना प्रभाव खो रहे हैं, क्योंकि युद्धकालीन अर्थव्यवस्था में जिनके पास हथियारों का बजट नहीं है, वे प्राथमिकताएं तय नहीं करते, वे तो बस बाद में सफाई करते हैं। धन कुबेरों की हालत तो और भी खराब हो गई है, क्योंकि उनकी स्वतंत्रता पूरी तरह से उन पैसों पर निर्भर थी जो रूस की पहुंच से बाहर सुरक्षित रखे गए थे। ये सब लगभग एक रात में ही पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण खत्म हो गया और क्रेमलिन ने इस कमजोरी का फायदा उठाया है। आक्रमण के बाद से रूसी अदालतों ने उन मामलों की निगरानी की है जिन्हें तकनीकी रूप से राष्ट्रीयकरण कहा जाता है, लेकिन जिन्हें सही मायनों में जब्ती कहा जा सकता है। कुल जब्त की गई संपत्ति का अनुमान अलग अलग है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि गिनती कौन कर रहा है, लेकिन एक मध्यम अनुमान के अनुसार 2022 से 2025 के बीच रूसी रूबल में लगभग 50 अरब डॉलर की संपत्ति जब्त की गई है। और पैमाने और वास्तविक संख्या चाहे जो भी हो, पैटर्न बिल्कुल स्पष्ट है। संपत्तियों को रणनीतिक घोषित कर दिया जाता है, स्वामित्व को पिछली तारीख से चुनौती दी जाती है और अदालतें तेजी से फैसला करती हैं। कभी कभी मामला दर्ज होने के कुछ ही दिनों में फैसला सुना देती हैं। अगर आप इसका उदाहरण देखना चाहते हैं कि ये कैसे होता है, तो चलिए एक सोना खनन के धन कुबेर का मामला लेते हैं, जिनका नाम कॉन्स्टेंटीन स्ट्रुकोव है। वो रूस के तीसरे सबसे बड़े सोना उत्पादक कंपनी के मालिक थे और लंबे समय से एक वफादार साधारण क्रेमलिन सहयोगी माने जाते थे। 2025 में उन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने दशकों पहले अवैध निजीकरण के जरिए कंपनी हासिल की थी। जब वो कथित तौर पर देश छोड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो उनका पासपोर्ट अमान्य कर दिया गया। कुछ ही दिनों में एक अदालत ने उनकी बहुमत हिस्सेदारी राज्य को सौंप दी। ये कोई असंतुष्ट व्यक्ति नहीं था जिसे शासन का विरोध करने के लिए सजा दी जा रही थी। ये पुतिन की अपनी पार्टी का एक क्षेत्रीय अधिकारी था, जिसे पता चला कि कागज पर वफादारी अब सुरक्षा की गारंटी नहीं देती। इस सब का नतीजा ये हुआ है कि ऊपर के स्तर पर एक अलग तरह की अर्थव्यवस्था बन गई है। युद्ध से पहले रूस कुछ हद तक एक निजी पूंजीवादी कुलीन तंत्र था, जहां बड़ा व्यापार क्रेमलिन और वैश्विक बाजारों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता था। अब वफादारों की नई जमात की संपत्ति सीधे इस बात पर निर्भर करती है कि रूस और पश्चिम के बीच टकराव जारी रहे। उनका सबसे बड़ा डर यही है कि पहले के मालिक की वापसी हो जाए। इसका मतलब है कि जो लोग कभी इतने धनवान थे कि रूस को समझौते की ओर धकेल सकें, उनकी जगह अब ऐसे लोगों ने ले ली है जिनकी पूरी दौलत इसी बात पर टिकी है कि टकराव कभी खत्म ना हो। और पुराने ओलिगार्क्स के जाने से जो खाली जगह बनी थी, उसे किसने भरा है? वही समूह जिनकी आप उम्मीद करते हैं। सुरक्षा सेवाएं लगातार बढ़ती गई हैं। हर साल नए कर्मचारी और नई शक्तियां जुड़ती गई हैं, जबकि नेशनल गार्ड के इर्द गिर्द बनी एक समानांतर आंतरिक सेना भी अब लाखों सैनिकों तक फैल चुकी है। सीधे पुतिन को जवाब दे, एक ऐसी ताकत जिसका पूरा मकसद बाहरी दुश्मन से नहीं, बल्कि अपनी ही जनता से शासन की रक्षा करना है।
और सबसे बढ़कर सैन्य औद्योगिक तंत्र खुद, जो कभी रूसी अर्थव्यवस्था का एक मामूली हिस्सा था, अब शायद देश की सबसे शक्तिशाली आर्थिक शक्ति बन गया है, जो लाखों लोगों को रोजगार देता है, पूरे क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं को चला रहा है और युद्ध से समृद्ध हुई एक नई अभिजात वर्ग को पैदा कर रहा है, जिनकी किस्मत रक्षा बजट के लगातार बढ़ने पर निर्भर करती है। तो आज के रूस में जिनके पास असली आर्थिक शक्ति है, वे लोग युद्ध को कारोबार की एक दुर्भाग्यपूर्ण कीमत के रूप में चुपचाप सहन नहीं कर रहे हैं। वे एक तरह से युद्ध का ही परिणाम हैं। उनकी हैसियत, उनकी संपत्ति और अभियोजन से उनकी सुरक्षा सब कुछ इसी के जारी रहने पर निर्भर करता है। और वे लोग जिन्हें शांति से फायदा होता, पुराने टेक्नोक्रेट और ओलिगार्क तबके, उन्हें व्यवस्थित रूप से उस प्रभाव से वंचित कर दिया गया है जिसकी उन्हें वास्तव में इसके लिए प्रयास करने की जरूरत थी। जिससे हम उस बात पर आते हैं जो इन सब को जोड़ती है और इसे पूरी तरह रूस की सीमाओं से बाहर ले जाती है। रूस के चीन के साथ व्यापारिक संबंधों में क्या हो रहा है। अब इससे पहले कि हम इसमें जाएं, सुनिश्चित करें कि आप मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करें। हम रूस और चीन के बीच संबंधों और उनके चारों ओर विकसित हो रही भू राजनीति को अपनी वीडियो में और विस्तार से कवर करते हैं। पिछले कुछ वर्षों से आम धारणा ये रही है कि रूस और चीन एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, एक तरह का पश्चिम विरोधी गठबंधन बनाते हुए, जिसमें बीजिंग वो तेल और गैस खरीद रहा है जिसे अब यूरोप नहीं चाहता। एक बेहतरीन उदाहरण के तौर पर दोनों देशों के बीच व्यापार 2024 में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, 237 अरब डॉलर से भी अधिक, जो पिछले साल की तुलना में 25% से ज्यादा की बढ़ोतरी है। रूस के ऊर्जा निर्यात में चीन की हिस्सेदारी युद्ध से पहले कुल का लगभग 1/4 थी, जो अब बढ़कर करीब 40% हो गई है। लेकिन अगर हम इस रिश्ते को करीब से देखें तो आपको बराबरी की साझेदारी नहीं मिलेगी। ये रूस की एक निर्भरता को छोड़कर और भी बुरी निर्भरता में बदलने जैसा है। तुलना करें तो रूस के ईंधन आयात में चीन की हिस्सेदारी केवल मामूली रूप से बढ़ी है, यानी ये निर्भरता लगभग पूरी तरह एक ही दिशा में है। इससे बीजिंग को कीमत पर जबरदस्त दबदबा मिल जाता है। युद्ध के शुरुआती दिनों में चीन को बेचे जाने वाले रूसी कच्चे तेल पर छूट 18% तक पहुंच गई थी, फिर कुछ समय के लिए कम हो गई और हाल ही में जैसे जैसे पश्चिमी प्रतिबंध और कड़े हुए हैं, ये छूट फिर से बढ़ने लगी है। 2026 में चीन रूस के कुल कच्चे तेल के निर्यात का लगभग आधा हिस्सा खरीद रहा था। साथ ही गैस, तेल उत्पादों और यहाँ तक कि कोयले जैसे अन्य निर्यातों में भी उसका दबदबा था। इसके बाद चीन उस स्थिति का इस्तेमाल कड़ी सौदेबाजी करने के लिए करता है और मॉस्को को वित्तीय स्थिरता देने वाले दीर्घकालिक समझौतों के बजाय लचीले अल्पकालिक अनुबंधों को प्राथमिकता देता है। इस असंतुलन का सबसे स्पष्ट प्रतीक वो पाइपलाइन है जो हर बार बस बनने ही वाली लगती है लेकिन कभी बनती नहीं। पावर ऑफ साइबेरिया 2 के बारे में वर्षों से बात की जा रही है, जिसे रूसी गैस की अगली बड़ी पाइपलाइन के रूप में पूर्व की ओर जाने वाला बताया गया है। और ये वो परियोजना है जो आखिरकार रूस के यूरोप से हटकर पूर्व की ओर झुकाव को पक्का कर देगी। और फिर भी मई 2026 में बीजिंग की हाई प्रोफाइल यात्रा के बाद भी पुतिन अब तक ठोस शर्तें तय नहीं कर पाए हैं। बातचीत पर नजर रखने वाले विश्लेषकों ने बताया कि चीन जानबूझकर मॉस्को को इंतजार करवा रहा है और अमेरिकी तरलीकृत प्राकृतिक गैस की संभावना को एक सौदेबाजी के हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है ताकि कीमत को और नीचे धकेला जा सके। क्योंकि इसमें एक अहम बात है और वो ये है कि बीजिंग को खास तौर पर रूसी गैस की जरूरत नहीं है, उसे सस्ती ऊर्जा चाहिए और उसके पास दूसरे विकल्प भी हैं। दूसरी तरफ रूस के पास इसे बेचने के लिए कहीं और कोई ऐसा विकल्प नहीं है जहां उसे अपनी जरूरत के मुताबिक इतनी बड़ी मात्रा में खरीदार मिल सके। ये युद्ध के लिए बेहद मायने रखता है क्योंकि ऊर्जा कर अभी भी रूसी संघीय बजट का लगभग 5वां हिस्सा बनाते हैं। इसका मतलब है हर बार जब चीन थोड़ा कम खरीदने का फैसला करता है या थोड़ी ज्यादा छूट की मांग करता है तो वो सिर्फ व्यापार संतुलन को नहीं बदल रहा, बल्कि वो उन मुख्य वित्तीय स्रोतों में से एक को ढीला या कस रहा है जो युद्ध को फंड करते हैं। और सिर्फ रूस की अर्थव्यवस्था और रूस के गठबंधन ही ऐसे नहीं हैं, जिन्हें ऐसे तरीके से बदला गया है जो इस खास युद्ध के बाद भी बने रहेंगे। यही बात इसके उलट मोर्चे की दूसरी तरफ भी सच है। यूरोप में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी 2022 से पहले बहुत कम लोगों ने कल्पना की थी। यहाँ एक संरचनात्मक बेहद महंगा पुनः शस्त्रीकरण हुआ है जो शीत युद्ध के बाद से इस पैमाने पर पहले कभी नहीं देखा गया था। संयुक्त यूरोपीय संघ रक्षा खर्च 2021 और 2025 के बीच 75% से अधिक बढ़ गया है। सिर्फ 2025 में ही यूरोपीय नाटो सदस्य देशों ने गठबंधन के पुराने 2% जीडीपी लक्ष्य को छूना या पार करना शुरू कर दिया है और वो लक्ष्य खुद ही अब पुराना हो चुका है। नेटो का नया मानक, जिसे 2026 की शिखर बैठकों में औपचारिक रूप से अपनाया गया, 5% की ओर बढ़ता है। और अब यूरोपीय सरकारों के बीच बातचीत ये नहीं है कि खर्च को इस स्तर पर बनाए रखें या नहीं, बात ये है कि इसे वर्षों शायद दशकों तक कैसे बनाए रखा जाए। अधिकांश ने जून 2026 की हेग प्रतिबद्धता को अपनाया है, जिसमें राष्ट्रीय रक्षा के लिए खर्च को 3.5% और व्यापक बुनियादी ढांचे के लिए अतिरिक्त 1.5% रखा गया है, जो न केवल राष्ट्रीय रक्षा बल्कि नाटो की आपसी कनेक्टिविटी के लिए भी है। लेकिन पैसा जुटाना और वास्तविक सैन्य क्षमता बनाना दो बिल्कुल अलग समस्याएं साबित होती हैं। रिकॉर्ड खर्च के वर्षों के बावजूद गठबंधन के खरीद डेटा के एक हालिया विश्लेषण में पाया गया कि यूरोपीय उपकरण भंडार अभी भी 2021 के मुकाबले कम है।
अरबों यूक्रेन के लिए दान, नए अनुबंधों और आपातकालीन उत्पादन लाइनों में गए हैं और फिर भी संयुक्त भंडार घट गया है। यहाँ तक कि नेटो का अपना 2026 तोपखाना उत्पादन लक्ष्य भी अगर पूरी तरह से हासिल कर लिया जाए तो ये केवल रूस के घरेलू तोप के गोलों के उत्पादन के साथ लगभग बराबरी ही हासिल कर पाएगा। इससे पहले कि आप उस अतिरिक्त आपूर्ति को भी जोड़ें जो रूस को उत्तर कोरिया से मिलती है, बराबरी निरोधक क्षमता नहीं है, ये तो बस मुश्किल से बराबरी बनाए रखना है। इसी समय यूरोप रूस के साथ अपनी ऊर्जा संबंधों को खत्म कर रहा है। युद्ध से पहले यूरोपीय संघ के पाइपलाइन और LNG आयात में रूसी गैस लगभग 45% थी। 2025 तक ये घटकर लगभग 12% रह गई थी। 2026 में मध्य पूर्व के आसपास की राजनीतिक अस्थिरता के कारण यूरोप ने एक संतुलित रुख अपनाया और रूस से आयात को लगभग 10 से 13% के बीच बनाए रखा। और भी महत्वपूर्ण बात यह है कि 2026 में पहले ही में अपनाए गए नए नियमों ने एक निश्चित अंतिम तिथि तय कर दी, जिससे 2026 के अंत तक शेष रूसी LNG को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा और पाइपलाइन गैस 2027 की शरद ऋतु तक पूरी तरह बंद हो जाएगी। कुछ अनुमान बताते हैं कि ये रूस को ऊर्जा भुगतान में लगभग $10 अरब प्रति वर्ष है, जो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इन दोनों बातों को एक साथ जोड़ें, यूरोप के पुनः शस्त्रीकरण और रूस से उसके ऊर्जा विच्छेद को एक साथ जोड़ें और आपको उसी कहानी का एक रूप मिलता है जो रूस के अंदर चल रही है। एक संरचनात्मक परिवर्तन जो इस पर निर्भर नहीं करता कि यूक्रेन में युद्ध वास्तव में कैसे समाप्त होता है। यहाँ तक कि अगर कल ही युद्ध विराम पर हस्ताक्षर हो जाएं, तो भी यूरोपीय सरकारें चुपचाप रक्षा खर्च को 2019 के स्तर पर वापस नहीं लाएंगी और वे रूसी गैस की आपूर्ति फिर से शुरू नहीं करेंगी। यूरोपीय खुफिया एजेंसियां पहले से ही उन चेतावनियों के आधार पर योजना बना रही हैं कि रूस अगले 5 वर्षों के भीतर नाटो को सैन्य चुनौती दे सकता है। इस युद्ध ने पहले ही एक नया यूरोप बना दिया है, ठीक वैसे ही जैसे इसने एक नया रूस भी बना दिया है। इनमें से कोई भी अब पहले जैसा नहीं रहेगा, चाहे युद्ध के मैदान पर आगे कुछ भी हो जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि खुद लड़ाई मायने नहीं रखती। बड़ी संख्या में लोग मारे जा रहे हैं और युद्ध का मैदान अब भी ये तय करता है कि बातचीत की मेज पर किसके पास कितनी ताकत है। लेकिन इसका मतलब ये है कि जो सवाल हर कोई बार बार पूछता है कि पुतिन ये सब और कितने समय तक जारी रख सकते हैं, वो गलत दिशा में पूछा जा रहा है। असली और ईमानदार सवाल ये है कि क्या पुतिन का रूस युद्ध के रुकने के बाद भी टिक पाएगा, क्योंकि इस समय युद्ध सिर्फ वो नहीं है जो रूस कर रहा है, बल्कि रूस को ही अब इसी युद्ध के इर्द गिर्द फिर से खड़ा किया गया है और खुद ये व्यवस्था धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से विफल हो रही है। बस इस बार ये अनिश्चित है कि रूसी संघ की राख से क्या निकलेगा। और अधिक जानने के लिए इस वीडियो को देखें और ये सुनिश्चित करें कि आप मिलिट्री शो को सब्सक्राइब किए रहें ताकि वैश्विक राजनीति के सभी प्रमुख मुद्दों पर रोजाना वीडियो मिलते रहें।